बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, एक बात मैंने पहले भी कोट की थी, मैं दोबारा यहाँ पर बोलना चाहूँगी। मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मुझे लोगों को जब मिलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ और कोई रिस्पांस मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात मैंने की थी कि जो टेंशन है, ये जो डिप्रेशन है, ये गरीबों की बीमारी नहीं है, ये अमीरों की तरफ से आई है। ये जितनी भी टेंशनें होती हैं अमीरों को होती हैं, गरीबों को नहीं होती हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि जिसमें एक गरीब अगर फुटपाथ पे भी सो रहा है, ठीक है, और अगर हल्की सी भी बारिश होगी तो बारिश में उठ के झूमेगा, नाचेगा, एंजॉय करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है इस तरह की, और ना ही उसको कोई डिप्रेशन होता है। मगर ये जो डिप्रेशन और टेंशन अमीर लोग हैं, आप हर वक्त उनसे कभी फ़ोन पे बात करें तो आपको फ़ौरन यही बात बोलेंगे, यार मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ हुआ है, यार मुझे बड़ी टेंशन है। तो ये सारी अमीरों की बीमारियाँ हैं तो हमने पाली हुई हैं। खैर, तो इसका इलाज भी मुमकिन है, मगर इसके इलाज के लिए हमने आज बड़े ज़बरदस्त 2 शेरों को बुलाया है। वो कहते हैं ना, एक शेर है, आज हमारे पास 2 शेर हैं और दोनों मिलके क्या उनकी जुगलबंदी है, दोनों का काम लाजवाब है। बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और इतनी दूर दूर लोग इनको मिलने के लिए आते हैं और ये भी लोगों के इलाज के लिए जाते हैं। तो हमारे पास आज हैं हकीम साहब, और आप प्रोग्राम में पहले बता दूँ, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इलाज अपनी दवाई, और मैं दुनिया की रिसर्च आप निकाल के देख लें, ये मैं नहीं कह रही, आप दुनिया की रिसर्च निकाल के देख लें, आपको गूगल खुद कहेगा, जो आजकल सबका बाप बना हुआ है ना गूगल, उसमें कोई डाउट नहीं है वो हमारा बाप बन गया है। तो वो बताता है कि ये जो हमारे हर्बल चीज़ें होती हैं, हमारी जो हिकमत में शिफा है, अब तो उस पर साइंस भी जो है ना एग्री कर गई है और मानती है, और इससे अब इलाज करना शुरू हो गई है। तो ये जितने भी तिब्बी इलाज हैं, ये हकीमी इलाज हैं, ये देसी इलाज हैं, ये घरेलू इलाज हैं, या हकीमी इलाज हैं, तो हिकमत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करें। अच्छा, हिकमत भी उनके हाथों की अच्छी होती है जो खुद बड़े दीनी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी PhD करके हकीम बन जाए, चीज़ों के बारे में पता और वो कर दे, नहीं। हिकमत में बड़ा अच्छा एक जो राज है कि वो बंदा भी खुद 5 वक्त का नमाजी हो, बड़ा दीनी हो, उसके हाथ में शिफा फिर बड़ी होती है। ज़ाहिर सी बात है, कोई एक काम अच्छा करें, आपकी नीयत अच्छी हो, और किसी का इलाज विलाज अगर आप करें, वैसे ही नेक काम है, और उसमें अगर आप दीन भी साथ लेके चलें और अपनी इबादत भी साथ लेके चलें, तो आपको नहीं कंफर्म कि भाई डेफिनेटली अल्लाह ताला उस चीज़ में जो है शिफा डाल देगा। तो आज हमारे पास ज़बरदस्त हकीम मौजूद हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, दोनों शेर हैं। हकीम अताउर रहमान साहब हैं, हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। कैसे भाईजान दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जब मेरे शो पर नहीं आते, ठीक है, मुझे सच सच बताइएगा, जो लोग आप लोग को मिलते हैं उसके बाद क्या रिस्पांस आता है आपको? नहीं, माशाल्लाह आपकी जो शो की रेटिंग है माशाल्लाह 24 चैनल की ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूरी आवाम और मखलूक में जब एक अच्छी बात जाती है तो वो सदका जारिया भी बनती है और लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। बेशक इस महंगाई के दौर में इतने महंगे महंगे टेस्ट, इतनी महंगी महंगी डॉक्टर्स की फ़ीसें, तो जब घर बैठ के मरीज़ ठीक होता है तो यकीनन हमें दुआएं देगा, हमें भी और आपको भी। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह ये आपका जो प्रोग्राम है, इसके तवस्सुत से लोगों को, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि ये आपका बड़ा अच्छा सदका जारिया है, और आपने वाकई ही दोबारा कह लें कि हिकमत में जान डाल दी है कि लोग अब इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके प्रोग्राम को और पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को बुलाती हैं और जो भी मेहमान इधर आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और ये यकीनन आपको भी दुआएं जा रही हैं और हमें भी जा रही हैं। हो सकता है हमारी निजात का ज़रिया यही बन जाए, अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें जन्नत में जगह दे। बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमने हकीम जो है वो ऑनलाइन कर दिए हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉल कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादतीस के जितने भी पेशेंट्स हैं आज मेरा शो देख रहे हैं, कॉल मिलाएं, पूछें जो नुस्खों से भी, और आपको लगता है कि जो जितनी भी हर्बल चीज़ें हैं इनके ज़रिए आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और ये सबसे आम बीमारियां हैं। तो हम आपकी आज कॉल भरपूर तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पेशली लो एंड हाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरटेंशन, BP जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये तिब में इसको बुलंद फ़शार खून से मंसूब किया जाता है। बुलंद फ़शार खून बेसिकली शरियानों की तंगी का नाम है, यानी कि मिसाल के तौर पे कहीं पानी का पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर पाँव आता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक मिसाल है कॉमन। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी वरीदें हैं, वेन्स हैं, शरियाने हैं, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जब उन शरियानों को रास्ता नहीं प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होने का मिलता तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर शूट करता है,
और इसकी तिब के अंदर बहुत से असबाब भी हैं, अलामात भी हैं। तो कॉमन जो है 5 रीज़न ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जब हमारा खून गाढ़ा होता है, लिपिड्स लेवल बॉडी में बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी मेन इसकी रीज़न है RFT, गुर्दों के अंदर हमारे जो एंजाइम है क्रेटिनिन यूरिया, जब ये बढ़ता है तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी चीज़ हमारी कॉन्स्टिपेशन है, जब कब्ज़ के अमराज होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त बॉडी से इखराज नहीं होता, उस सूरत में जो गैसेज हैं उनका दबाव और फ्लैचुलेंस, ब्लॉटिंग, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, चौथी अहम वजह इसकी है शरियानों में तंगी। अच्छा, उसमें सम टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा होता है, गर्म खुश्क मजाज हो जाता है, हमारी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से शरियानों में नेचुरली तंगी आ जाती है, लुब्रिकेशन की कमी होती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो ये चौथी रीज़न है जो हम तिब के अंदर हमारे पेशेंट आते हैं। और पांचवी वजह ऐसी है जो अभी बहुत से पेशेंट, बहुत से लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये चारों रीज़न, चारों डायग्नोज जब बिल्कुल क्लियर होती हैं, आपका RFT भी ठीक है, लिपिड्स लेवल भी ठीक है, आपके कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है आपको, शरियानों में तंगी भी नहीं है आपको, तो पांचवी चीज़ जो हमारे देखने में, मुशाहदे में आई है वो है सर्वाइकल। अच्छा जी, सर्वाइकल की स्टिफनेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर शूट करता है, और वो ब्लड प्रेशर दवाइयों से नहीं बल्कि एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो ये तो आम बच्चों को हो रहा है घर पे, जी, क्योंकि जी। वो मोबाइल की वजह से भी मोबाइल body का touch- पोस्चर है, हाँ, 2 डबल तकिया लेना, ऊंचा तकिया लेना, जी। मखसूस पोस्चर में काफ़ी देर बैठे रहना, हाँ, और कुछ आपके बेड ऐसे हैं जो हार्ड हैं जिससे आपको कंफर्टेबल लेवल नहीं मिलता। उसकी वजह तो से ये भी एक ऐसी रीज़न है। ये मैं बताना मकसद इसलिए है कि लोगों को ये शऊर हो कि जहाँ कोई रीज़न ना मिल रही हो तो वहाँ अपना लाइफस्टाइल भी देखें, ये भी एक रीज़न है। और आप प्लीज़ ये बयान कीजिएगा कि ये जो शुगर के पेशेंट्स हो जाते हैं हम लोग, हमें पता नहीं चलता कि हम प्री डायबिटिक हो रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो हम चीज़ें खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो हमें प्लीज़ बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, किस तरीके से हम अपनी शुगर बॉडी में से जो होने से पहले बचा सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो शुगर, ये ना एक खौफ हो गया, एक शुगर हो गई तो इंसान ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो परेशानी नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुगर तो जो करती भी है अल्लाह परेशान, जो भी अल्लाह ताला ने बीमारी भेजी है उसका इलाज भेजा है। अरे वाह, सबसे और पहले तो पहले इलाज भेजा है फिर बीमारी। बिल्कुल ऐसे वाह। है। तो इसमें आप सबसे पहली बात समझें कि शुगर जो है वो 2 टाइप्स की, जो एलोपैथिक ने डिजीज़ इसमें बताया है, उसमें टाइप 1 है जो 18 साल से कम उम्र में होती है छोटे बच्चों को, या 18 साल से कम उम्र बच्चों को, और टाइप 2 जो है वो इस 30-35 साल में होती है। अब इसमें जो हमारी हिकमत में है, इसमें हम इसे 3 तरह की शुगर गिनते हैं। एक शुगर हकीकी होती है, और एक शुगर जो है मेदी होती है, और एक शुगर जिगरी होती है। यानी कि एक होती है नर्वस जो टिश्यूज़ है, इनके अंदर जब सोजिश पैदा हो जाती है, इसे हकीकी शुगर कहते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 है। और इसमें जो मेदी है, उसमें जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिस पेशेंट को, या उसका लिवर जो है फैटी हो जाता है, और ये मुरगन अगजिया जो लोग खाते हैं, चहलकदमी नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, इसकी वजह से होती है, या फिर नींद अच्छे तरीके से नहीं और लेते। इनकी अलामात भी बतानी है आपने थोड़ी सी साथ। हाँ जी, इनकी अलामात सबसे पहली तो ये है कि इनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे ठीक। पेशेंट को। क्या टांगे जो मोटापा, कहते हैं पतली हो जाती हैं, वो भी सही बात है? वो भी एक बात है। लेकिन इसमें सबसे पहले बाज़ों का ऐसा पेशेंट भी हमारे पास आता है, इसमें सिम्टम्स कोई नहीं आती, लेकिन अब जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें शुगर आ रही है, तो समझ लें कि आपको शुगर हो रही है। अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं भी आ रही हैं तो आप अपना ना फिक्र करें। इसमें जब जो मैंने 3 जो शुगर बताई हैं हमारी हिकमत में, उसमें जो जिगरी है वो जिगर की वजह से है। एक मस्कुलर टिश्यू में जब सोजिश आ जाती है वो मेदी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बताया। इसी तरह जो जिगर की ख़राबी की वजह से आती है, उसमें जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं, इनके अंदर सोजिश वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर जलन आना शुरू हो जाती है, इंसान का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई ग़िज़ा खाता है अक्सर औक़ात पेट ख़राब रहना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर वाट रहना शुरू हो जाता है, पेन रहना शुरू हो जाती है, और वज़न दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन तीनों का इलाज हिकमत में मौजूद है, और बड़ा आसान सा इलाज है, सिंपल सा इलाज कॉल है। शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाई कौन बोल रहे हैं? राशिद साहब, जी क्या कहेंगे? जी, मुल्तान ये से। मैं पेट के बारे में पता करना चाहता हूँ। पेट मेरा बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है, और बाई टाइम लो भी हो जाता है। जी, मैं आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा, मैं आपकी बात भी कराती हूँ। हकीम अताउर रहमान साहब जैसा बात कीजिएगा। जी जी, इन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है लेकिन लो भी हो जाता है। हाँ, देखें, ब्लड प्रेशर हाई होना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ब्लड प्रेशर लो होना है।
और लो होने के अंदर जो मेन चीज़ है वो नर्वस ब्रेकडाउन है। जब आपके असाब कमज़ोर होते हैं या आपकी डाइट प्लान बॉडी में उस तरह का नहीं जा रहा होता, उस सूरत में ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होता है। अच्छा, सम टाइम लो होने में हार्ट और लंग्स की कोलैबोरेशन का भी इशू होता है कि आपका दिल प्रॉपर पंपिंग ना कर रहा हो, उसमें हार्ट फ्लैशेस के इश्यूज़ हों, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ब्लड प्रेशर लो के अंदर आप सिर्फ ये कि नमकीन शिकंजबीन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे मामूल में, और पुदीने की चटनी जो हमारे घरों में बनती है, तो इन दोनों चीज़ों से इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। और कोई नुस्खा भी अगर आप बताना चाहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए इनका इस तरीके से, तो वो आप ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। मगर वैसे ये चटनी और शिकंजबीन जो है वो बैलेंस करेगी इंशाल्लाह। इट्स बेस्ट। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अब हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। आज हकीम जो है दो शेरों हकीम हमने यहाँ पर जो है ऑनलाइन कर दी हैं। अपना इलाज कराइए, अपने आप को फिट रखिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन फिर कहूँगी, आज हमने हकीम ऑनलाइन कर लिए हैं। आप कॉल्स कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर और शुगर के ऊपर। और ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं, सब लोगों को इसके इश्यूज़ होते हैं। घर में कोई ना कोई 2 से 3 अफराद जो हैं इसको फेस कर रहे होते हैं। और एज के साथ साथ जो है लोगों के अंदर ये शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप देखें तो 30s के बाद औरतों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं ब्लड प्रेशर के, शुगर के। और कुछ बीमारियाँ जो वो टेंशन की वजह से भी बहुत आती हैं। और आज के माशरे में हमें तो सोशल मीडिया देख के भी टेंशन शुरू हो जाती है। हमारे बच्चे स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई ना कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट ना आ रहे हो, तो सबसे पहले माँ टेंशन में और अपने आप को शुगर पेशेंट बना लेती है। छोटी छोटी बातों को पैनिक ले जाती है। हमें एक तो ये भी प्रैक्टिस करनी है सारे इलाजों के साथ कि हमने अपने जो टेंशन है ना, उससे हमने अपने आप को बचा के रखना है, उससे हमने अपने आप को रिलीफ रखना है। और इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसको कोई जाके आपको प्रैक्टिस नहीं कराएगा या फिर उसका कोई ऐसी दवाई का इलाज नहीं है। इसका सिर्फ ये इलाज है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ब्लड प्रेशर का मौसर इलाज क्या है? अब ब्लड प्रेशर, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा डाइट प्लान जो है ना वो ठीक होना चाहिए। जैसे आपने बात की कि टेंशन के लिए ना कुरान मजीद में एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व यौम नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अअमा। इसका मतलब ये है कि जिस भी बंदे ने ना ज़िक्र से एराज़ किया, अल्लाह ताला कहता है जो बंदा मेरे ज़िक्र से दूर जाता है ना, तो फिर उसकी मईशत मैं तंग कर देता हूँ। मईशत की तंगी क्या है? लोग समझते हैं सिर्फ पैसे की तंगी नहीं, अल्लाह ताला उसका सुकून छीन लेते हैं, परेशान कर। हाँ जी, वो हर टाइम परेशान रहेगा, हर टाइम पर। अब एक बंदा है, उसके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने उसे कहा उसके पास 5,000 रुपया है, तो आप 5,000 रुपया आपको इनाम दिया, जाके कोई चीज़ ख़रीद लो, तो वो तो फ़ौरन गया 2-4 मिनट में चीज़ें ख़रीद के ले आया। एक बंदे को आपने 5 लाख रुपया दे दिया कि ये आपका जाए ख़रीदें। अब वो 5 लाख उसकी जेब में है, ये भी टेंशन है क्योंकि निकाल ना ले। अब वो जा रहा है, उसे सोच रहा है ये क्या ख़रीदूँ। और जो लोग, जैसे आपने पहले बात की थी कि अमीर लोगों को ज़्यादा है, तो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उन्हें परेशानी भी ज़्यादा होती है कि पैसे को कहाँ पे लगाएं, किस तरह करें। तो इसी परेशानी में ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। इलाज इसका बड़ा आसान सा है। एक तो जो मैंने आपको बताया ना, ज़िक्र, नमाज और कुरान मजीद जो है वो शिफा है। तो कसरत से कुरान मजीद पढ़ें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और सुकून अल्लाह ताला ने इसमें रखा है। उसके साथ साथ अगर आप दवाई खाना चाहते हैं तो एक तो बात याद रखें, जो ब्लड प्रेशर है हमारे अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं ये वो ब्लड प्रेशर हो गया, तो ब्लड प्रेशर तो एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जैसे आप गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं, तो सेंसर सिर्फ बताता है कि आपके फलां जगह पे कोई मसला आ रहा है, तो उसको ठीक करवा लें तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर बेसिकली सिर्फ ये चीज़ है कि वो बता रहा है कि आपके या तो किडनी में मसला आ रहा है, या स्टमक में मसला आ रहा है, या आपका सर्वाइकल में मसला आ रहा है, या आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, तो हमने उसको ठीक करना है। ठीक है, एक तो जो ब्लड प्रेशर है इसकी प्रॉपर दवाई मुस्तकिल नहीं खानी चाहिए। जो भी पेशेंट आप उठाएंगे जो मुस्तकिल दवाई खाते हैं ब्लड प्रेशर की, उनके आसाब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ये आपको भी मैं शामिल करूँगी। बात सच है क्या कि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर कोई खा ले, क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है? इज़ दैट ट्रू? जी, इसमें ऐसा है कि एलोपैथिक, हर्बल और होम्योपैथिक, इनके ना मैकेनिज़्म होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज़्म है। जो फ़रंगी तिब है, एलोपैथिक, जो हमारे हम लोग जो ज़्यादा कॉमन यूज़ कर रहे हैं हमारी पब्लिक, उसके अंदर अगर आप बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम ब्लॉकर लेते हैं तो वो एडिक्शन है। और उसकी खाली एडिक्शन ये नहीं है कि आप जब तक दवाई खाते रहेंगे ठीक है। देखिए, अभी हकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, फरहान भाई ने, कि 2 चीज़ें होती हैं। एक ये है कि इसकी हमारी कन्वर्सेशन हमारी शिफ्ट हो गई। इन्होंने बताया कि जी ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये अलामत है, और
तबीब इस असबाब का इलाज करता है, जो इसका रीज़न इसकी असबाब है। तो जैसे 4-5 रीज़न है। एलोपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जाता है कि जो अलामत है ना, मिसाल के तौर पर दर्द है ना, ऐसी मेडिसिन देंगे जो दर्द को एज अ होल कवर कर ले। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम तिब में असबाब का इलाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली अलामत दूर हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। और इसमें हमारी दवाइयों में एडिक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो भी दवाई होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद, 1 माह 2 माह के इस्तेमाल के बाद, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम जब कोलेस्ट्रॉल की दवाई देंगे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वजूहात है। तो कोई ऐसे टोटके भी हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल कर दें। मगर मैं चाहूँगी कॉल्स भी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, फारूक है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, भाई क्या कहेंगे? जी, आपके हकीम साहबान को बहुत बहुत सलाम। अच्छा, मुझे तकरीबन भी कोई 18 साल से जो है ना वो शुगर है, तो मैं ना इंसुलिन लगाता हूँ। जी, तो वो ना डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि 30 यूनिट आप सुबह लगाएं और 20 यूनिट जो है शाम को लगाएं। अच्छा, मैंने ये आपसे ये पूछना है कि अगर इसके दरमियान में कोई तो मीठा वगैरह हम खा लें तो वो मजीद कोई 10-20 यूनिट लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान तो नहीं है? जी बताइएगा। अच्छा, ये जो आपका सवाल है, शुगर वाला जो पेशेंट होता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लेता है कि मैंने इंसुलिन लगा ली है, अब मैं मीठा खा भी लूँ तो कोई मसला नहीं है, और यही चीज़ उसे आहिस्ता 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 कमज़ोर करती जाती है। तो सबसे पहले जिसको शुगर हो गई है उसे मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नेचुरल मीठा खाएं, फल खाएं, आप कुछ भी नहीं होगा। आप अगर बेरी का शहद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ये चीनी वगैरह है या आप ये बेकरी आइटम्स वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। चावल भी इसमें बंद कर दें। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये इंसुलिन का पूछने कि मीठा खा के लगा लूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि मीठा बिल्कुल ही ना खाया जाए। ये जो आपके अंदर ये लोगों ने एक बना लिया हुआ कि इंसुलिन मीठा खाते हैं, खा के थोड़ी देर बाद जाके इंसुलिन लगा लेते हैं, तो इससे मर्ज़ बढ़ता है। आप कभी भी इनकी हिस्ट्री देखें, जब पहले शुगर होती है, शुगर के कुछ अरसे बाद ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, तो साथ ब्लड प्रेशर की दवाई लगा देते हैं। कुछ अरसा गुजरता है तो नींद नहीं आती, फिर वो नींद की दवाई भी साथ अटैच कर देते हैं। अब तीनों से होता क्या है, किडनी जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। आप उनका कुछ अरसे बाद क्या होता है, आप अगर हिस्ट्री लें, जितने भी डायलिसिस होती हैं आजकल, तो ये फास्ट फूड से भी, कोल्ड ड्रिंक से भी बड़ा आ रहा है, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ जो डायलिसिस का पेशेंट आता था वो यही आता था कि पहले शुगर होती थी, उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई होता था, ब्लड प्रेशर के बाद नींद की दवाई खा के वो खाते खाते इतने असाब कमज़ोर हो जाते थे, गुर्दे इतने कमज़ोर हो जाते थे कि डायलिसिस में बंदा चला जाता था। तो इसमें इनको मैं एक मशवरा दूंगा, एक आसान सा नुस्खा बता देता हूँ, अगर वो साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंसुलिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही छूट जाएगी। तो उसमें ये मेथरे ले जाएँ, मेथरे, कलवंजी और तुख्मे कासनी, 3 चीज़ें ले लें बराबर वज़न, यानी कि 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें और 500 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल खाना शुरू कर दें, और साथ अगर वॉक नहीं करते तो कम से कम आधा घंटा वॉक शुरू कर दें और मीठा बिल्कुल बंद कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनकी शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी। जवार की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सरगोदा से। जी, कैसे हैं जवार? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे जवार? मैं बस एक छोटा सा सवाल है हकीम साहब से। आजकल तो छोटे बच्चों में भी ये शुगर का मर्ज आ गया है, इसमें कोई खाने पीने का मसला है या खुराक में कुछ ऐसी चीज है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10 साल के, 12-12 साल के मैंने देखे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, खुद आई स्पेशलिस्ट, उनका बच्चा 12 साल का था, उसको शुगर हो गई थी। सही कह रहा है। अब तो बेहतर है। इसके बारे में कुछ बताएंगे, खाने पीने का कोई मसला है, खुराक में कोई मसला है या क्या है? नहीं, सही कह रहे हैं। मेरी अपनी बहन का जो बेटा था 8-9 साल का था दुबई में, तो उसको भी शुगर हुई और बहुत बुरी शुगर हुई। अब तो खैर वो ज़िंदा नहीं है, मगर खैर आपकी कॉल का जवाब देते हैं, आप बताइएगा। जी मोहतरम जवार साहब, बेसिकली अभी यही जिक्र हुआ कि 2 टाइप की शुगर है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो है वो छोटे बच्चों में होती है, और टाइप 1 के अंदर कंपलसरी है कि आपको इंसुलिन ही नहीं लेनी, क्योंकि उसमें इंसुलिन बनने का अमल ही नहीं होता। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में शुगर का इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है। अपने जहन में ये रख लें हर कि पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। और बेस्ट मैनेजमेंट, हम खुद तबीब हैं, हम कभी इस तरह के तबीब नहीं है कि हम कहेंगे ये छोड़ दें तो आप हमारी दवाई खाएं आप ठीक हो जाएंगे, नेवर। बेस्ट मैनेजमेंट इंसुलिन है, बेस्ट मैनेजमेंट इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंसुलिन का देखें नुकसान नहीं है। देखें 2 चीज़ें आपको मैकेनिज्म बता दूँ। एक चीज़ ये है कि इंसान को जब शुगर होती है तो शुगर होने से बॉडी के अंदर शुगर का बढ़ना एक अलग चीज़ है, और ऑर्गन का अनसिक्योर होना।
ऑर्गन, वो 3 मेजर ऑर्गन है जिसकी वजह से शुगर उन मेजर ऑर्गन को डिस्टर्ब करती है। वो क्या है? दिल, दिमाग और गुर्दे। अच्छा, जब आप वेरी फर्स्ट डे से इंसुलिन लगाते हैं ना, टाइप 1 में तो कंपलसरी है, टाइप 2 में भी डॉक्टर्स एज के लिहाज से पेशेंट के उनको इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपके तीनों ऑर्गन क्योर हो जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट आप देखेंगे 50-50 साल से उन्हें शुगर है, वो इंसुलिन पे हैं, उनके चेहरे से भी नुमाया नहीं होता कि ये शुगर के पेशेंट हैं। और कुछ जो लोग टैबलेट्स पे हैं टाइप 2 में, तो असल में होता ये है कि आपके जो पेनक्रियाज हैं उसके बीटा सेल, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजिंग्स के अमल आएंगे सारे, जो शुगर जिसकी वजह से होती है, जो जदीद रिसर्च है। तो उसमें यह कि जो वो बच्चों का, अच्छा आपका सवाल था कि बच्चों को शुगर क्यों हो रही है, देखें इसमें जेनेटिकली रीज़न भी है, केमिकल रिएक्शंस भी हैं। आजकल हम लोग सारी सिंथेटिक खुराक खा रहे हैं, केमिकल वाली खुराक खा रहे हैं। आजकल वो बीमारियां पैदा हो चुकी हैं पूरी दुनिया में जो किताबों में भी हमने नहीं पढ़ी। हमने कभी किताबों में नहीं पढ़ा MND के इश्यूज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इश्यूज़, हंगटंग डिजीज़ के इश्यूज़, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़, SLE, ये कौन सी बीमारियां जो हमने किताबों में भी नहीं पढ़ी, आज जदीद रिसर्च हो चुकी है कि ये असल में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी है, जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम आपके मजाज के बरखिलाफ काम करता है। अल्लाह पाक ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाया है कि हर बीमारी से बचने के लिए एक अल्लाह ने निज़ाम बनाया अंदर का, पर वो निज़ाम बजाय चौकीदारी करने के आपका दुश्मन बन जाता है। तो जब वो निज़ाम, वो मुदाफ़ियती निज़ाम दुश्मन बनता है तो हर बीमारी को दावत देता है, आप आ जाए आपके अंदर। तो इसलिए ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और ये इसमें जो छोटे बच्चे हैं उसमें इंसुलिन इसका हल है, इसी वजह से। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले एक और बात ऐड कर लूँ कि आप बच्चों की एक्टिविटी नहीं होती है, इस वजह से भी शुगर होती है। जो फिज़ी ड्रिंक्स पिलाते हैं और ये बेकरी आइटम्स हैं और इस तरह की चीज़ें, इसकी वजह से भी होती है। आप लोग फीडर्स में डाल के जो है ना पिला रहे होते हैं बच्चों को ये फिज़ी ड्रिंक्स, इस वजह से भी शुगर होती है। वापस आइए, आपको बताएंगे कि टोटके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को इनके इलाज के लिए बेहतर कैसे, और शुगर से कैसे बच सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, आज इलाज जो है वो हम आपको ऑनलाइन यहाँ पे बता रहे हैं। आपने करना ये है कि कॉल्स करनी है और अपनी परेशानी है, अपनी जो बीमारी है वो हमारे साथ शेयर करनी है, और यहाँ पर हमारे जो दोनों हकीम हैं वो आपको यहाँ पे इलाज बताएंगे। मैं उससे पहले कुछ नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल लियाइए। अच्छा, ये बताइएगा कि हाइपरटेंशन के लिए स्पेशली अगर कोई घरेलू नुस्खा हो तो वो क्या हो सकता है? अच्छा, बुलंद फशार खून हाइपरटेंशन में 4 चीज़ें हैं जो घर में भी बन सकती हैं। ये एक लकड़ी है छोटी चंदन, असरोल भी इसको हम कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 संदल, बुरादा संदल भी ले सकते हैं, संदल की लकड़ी भी ले सकते हैं, संदल सफ़ेद। नंबर 3 धनिया, ठीक है, खुश्क धनिया। और नंबर 4 छोटी इलायची, जिसको हम खुर्द इलायची। तो ये चारों का आप पाउडर बना के बिल्कुल 1/4 टीस्पून 2 टाइम्स ले सकते हैं। इसके कैप्सूल भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीज़ है जो बेज़रर है, इससे एडिक्शन भी नहीं होती है। तकरीबन मोर देन 70% जो ब्लड प्रेशर की रीज़न है उसके अंदर ये नुस्खा काम करता है। इसको खाना किस तरीके से? खाने का तरीका ये है कि इसको आप पाउडर बना लें, इसकी एक मखसूस औज़ान के साथ। मिसाल के तौर पर आप ये एक छटांग जो है वो ये ले लें असरोल छोटी चंदन, और आधी छटांग आप ये संदल ले लें, और एक छटांग आपने ये धनिया लेना है, और तकरीबन जो है ना 1.5 तोला इसमें जो है ना छोटी इलायची डाल लें। इसकी इस फॉर्मुलेशन के साथ आप पाउडर बना लें। पाउडर बना के 1/4 टीस्पून, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को ले लें। हाँ। और अगर आप ये अर्क गुलाब से ले लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा 2 चंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ आपने ग़िज़ाई परहेज़ जो आपको पता है कि मुरगन चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, उसका मुकम्मल आपने परहेज़ करना है। वाह जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए भी बता दें कोई चीज़, फिर मैं उनसे ब्लड प्रेशर के ही ये बताया। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर के अंदर जो है ना, ये बल्कि ये आपके ब्लड प्रेशर को मुनज़्ज़म करता है ना, ये लो होने देगा ना ये हाई होने देगा। वेरी नाइस। अच्छा, जो लोग डॉक्टर्स की दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं तो फिर क्या उसके साथ ये वाली दवाई भी ले सकते हैं? पट्टी इस तरह बिल्कुल ले सकते हैं। जो लोग देखें एलोपैथिक में अगर जो चाहते हैं कि हर्बल की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वो जो भी एलोपैथिक की दवाइयाँ ले रहे हैं उसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करेंगे और उसके साथ इसकी डोज को बढ़ाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो बीडी डोज के अलावा ये 3 टाइम भी ले सकते हैं। अच्छा, यानी 1/4 टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से विद इन डेज
ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 120/80 पे आ जाएगा इसके सर इसका कोई नुकसान तो नहीं होता है? ये बिल्कुल बेदर चीज़ें हैं। अगर आप इसको पूरे नेट पे सर्च करें, इसके जितने भी रेफरेंसेस आप देखें बुक्स के अंदर, आपको मजे की बात बताऊं, एलोपैथी के अंदर भी जितनी दवाइयां बन रही हैं वो असरोल से बन रही हैं, छोटी चंदन से बन रही हैं। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं वो असरोल से बन रही हैं। अच्छा। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हैं हम लोग, एक्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं। एलोपैथिक में, हर्बल में यही फ़र्क है, हम इसको बहैसियत मजमूई इस पूरी जड़ी बूटी को लेते हैं। ठीक। वो इसके अंदर से जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको लेके केमिकली मिलाप करके कोलैबोरेशन के साथ दवाई बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई अगर ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है तो क्या वो फिर भी ये ले सकता है? जी, जिन लोगों को सर दर्द का इशू हो, जिन लोगों के खून में हिद्दत हो, या जिनको एलर्जी के इश्यूज हो, या जिनको माइग्रेन के इश्यूज हो, आधे सर का दर्द हो, उसमें भी ये दवाई निहायत मुअस्सर है। और ये वैसे कोई बनी बनाई मिल जाती है इसके, कोई माजून का या कोई जी, पाउडर का इसका कोई नाम बनी भी है बनाई बाजार से हमारी अगर कोई लेना मुख्तलिफ चाहे? कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कई दवाखाने जो हैं उसके अंदर उनकी दवाइयाँ, जैसे अजमलीन 54 है, अच्छा, अजमल की दवाई है, बहुत कामयाब रिजल्ट है। करशी के अंदर शफाई है, उसके अंदर भी छोटी चंदन है। अच्छा। इसी तरह अशरफ लेबोरेटरी है, इसमें हमने फशारैन ये है, देखना है जिसमें चंदन हो। छोटी चंदन। तमाम हर्बल कंपनीज हैं, ये एलोपैथिक हैं, वो इसमें ये डाल रहे हैं। अच्छा। इसके बगैर एलोपैथिक की दवाई बनती ही नहीं, और जबरदस्त। इसके बगैर हर्बल दवाई बनती ही नहीं। बनती नहीं। आप भी आइएगा फरहान साहब, ज़रा मुझे शुगर के बारे में बता दीजिए। ये जो प्री डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों को बहुत डर, ख़तरे, घबराहट होती है, वो क्या करें अपनी शुगर को लेके? सबसे पहला काम तो ये करें, जैसे कुरान मजीद में है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो और इसराफ ना करो। हम सबसे पहला गलत काम ये करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं लेकिन इसराफ नहीं करते, यानी कि बेधड़क के खाई जाती हैं, जैसे शादियों में या वैसे आम रोटी में फास्ट फूड, यंग फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हम डाइट की वजह से, कल हमने मर जाना। हाँ जी, तो यानी कि खाना तो हमें खाना चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो हम खाते हैं कि शायद आखिरी खाना है, मगर तो ऐसा देखिए नहीं खाना। शादी का तो खाना इसलिए भी बनता है ना क्योंकि वो कहते हैं कि हमने सलामी पूरी करनी है, 5000 दिया है तो पूरा टिका के खा लें। लेकिन शादियों में ये भी देखें कि पहले जब शादी होती थी ना, दो डिशें होती थी, एक सालन होता था, एक वो 7 चावल होते थे। हाँ। तो फिट होते थे लोग। आज देखें वो जितनी चीज़ें हैं, हम अगर देखें तो हम इसमें चावल भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, बीफ भी खा रहे हैं, फिर हम वो सैलड भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, फिर और करीबी रिश्तेदार भी जाते वक्त ये भी कहेंगे कि गाड़ी में डब्बे रखवाए बेटा, डब्बे रखवाएं। अब वो इतनी चीज़ें जो हम खाते हैं ना, वो सबसे बड़ा बिगाड़ है। अच्छा। अगर हम देखें किसी बाउल में ना सारी चीज़ें इकट्ठी करें ना, हाँ। तो ऊपर वो पेप्सी भी डाल दें, कश्मीरी हाय, चाय भी हाय, जो हाय, अंदर वो क्या है भी डाल हमारे? दें, तो फिर जब हम देखते हैं ना कि ये हमने खाया है, तो लिल्लाह। जब अंदर वो हमने डाला है तो उसने क्या करना है फिर? हाय हाय। कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये इसी तरीके की बात है कि एक इंसान के ऊपर ये सारी चीजें डाल दी जाए, उसका जो भी हाल होगा, पेप्सी चीजें सब कुछ जो भी हम लोग ने, सॉरी कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लेना चाहती, जो भी किस्म की चीजें हमने खाई पी हैं, उसके बाद हम उसको नहलाने के लिए लेके जाएं तो वो शैम्पू करें, उसको साबुन लगाएं, कुछ भी करें, उसका वो क्या हाल होगा ऊपरी, तो अंदर क्या हाल होगा? अंदर क्या हाल होगा? ये भी बताएं ना कि खाना खाना सुन्नत है ना, तो जान बचाना फर्ज भी है। हाय हाय हाय। तो ये फार्मूला लोगों को बताएं। और दूसरा भी आपने कहा कि 5000 रुपये हम देते हैं सलामी में, तो जो लोग ज्यादा खाना खाना चाहते हैं वो 5000 ना दे सलामी में, वो 3000 सलामी में दें और 2000 डॉक्टर की फीस का लगता है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें, क्योंकि अगर हम देखे जाएं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में हदीस है कि जब आप खाना खाएं तो मैदे का एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पीने का और एक हिस्सा खाली रखें। उसमें क्या हिकमत है कि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके, निज़ाम आपका अच्छे तरीके से काम करे, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो। तो इसलिए सबसे पहला काम करना है, हमने खुराक को सेट करना है और वॉक करनी है। जैसे हमारे आबाओ अजदाद पैदल सफ़र करते थे, कहीं भी जाना होता पैदल, आज हमने थोड़ा सा भी सफ़र करना होता बाइक या गाड़ी, तो हम पैदल चलते ही नहीं है। तो इसमें शुगर में मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, अक्सर स्टार्टिंग में सिर्फ आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो शुगर नॉर्मल पे आ जाती है। तो इसलिए इसके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है। एक तो सबसे पहले जो टाइप 1 वाले हैं, जिनको टाइप 1 की शुगर है और हकीकी शुगर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पनीर डोडी अकेली ही काफ़ी है। अगर इसको आप रात को भिगो दें, इसे तकरीबन 5 से 7 दाने रात को भिगो के सुबह इसका पानी पी लिया जाए, या इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लिया जाए। कहवा कैसे? कहवा से 5 से 7 दाने उसमें पानी में डाल के कहवा बनाएं, तो ये हल्की सी कड़वी होती है। तो इसमें आप अगर हल्का सा मीठा शामिल करना चाहें तो बेरी का शहद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही पिएं तो ये फौरी तौर पर रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और ये बहुत बड़ी मुसफ़्फ़ी खून भी है, जिल्द को भी साफ़ करती है। ठीक है, हाँ जी। और ये कमाल की चीज़ है, यानी कि इसमें शुगर के अलावा बहुत सारे औज़रा, जो लोग स्मार्ट होना चाहते हैं वो भी ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो इससे मोटापा भी कम होता है। डोंट टेल मी, वो किस तरीके से
साथ साथ जब बताइए बात तो फिर इसका और भी इलाज बता दें। हाँ, ये बिल्कुल असल में ये ये है पनीर डोडी। जी जी। इसके साथ दुबला कैसे होना है? ये भी कहवे की शक्ल में अगर आप इस्तेमाल करते हैं कितने एक 5 से 7 दाने, 5 से 7 दाने, एक कप पानी हो, उसमें ये डाल के आप इसको एक दफा उबाइल करेंगे, उबाल के रख लें, उसके बाद पुन के पी लें, ठीक है। और इसके ना एक जिल्द को साफ करने के लिए, जो लोग कहते हैं हमारा चेहरा साफ हो जाए, दाने हैं चेहरे के ऊपर, खास करके औरतें उनके चेहरों पे दाने होते हैं, तो चेहरे के दानों के लिए तो बड़ी कमाल की चीज़ है ये। अच्छा, ठीक है, मुझे भी आजकल एलर्जी, मेरे बॉक्स में डालो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, ये जो नुस्खा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन इसका खाने का तरीका है कि इसको आपने, ये है मेथी दाना और ये है कलवंजी। अच्छा, मेथड़ा और मेथी दाना, ये दो चीजों का प्लीज फर्क बता दें, बड़ी कॉल्स आती हैं, ये देखें समझ नहीं आती, मैं भी फंसी ये दोनों साथ लाए हम। ठीक है, ये मेथड़े बड़े होते हैं, मेथी दाना छोटा होता है। ठीक है, इसको देख लें, क्लोज करके देख लें। इसके लिए बड़े लोग सवाल मुझसे, तो मेरे तो चैनल पे बहुत ही आते हैं लोग ये सवाल करने। ये देख लें, ये क्या है? मेथी दाना। मेथी दाना, और ये मेथड़ा है, ठीक है। इसमें ये फर्क होता है, तो प्लीज इस तरह की पहचान करके लीजिएगा जी, ठीक है। अच्छा, ये जो पतला वाला है ये मेथी, बारीक वाला मेथी दाना है, और ये जो बड़ा है ये मेथड़ा है, ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेथी दाना और कलवंजी, इसका अब हदीस में भी बहुत ज़्यादा जिक्र आया कलवंजी के बारे में कि शिफा है, और मेथी दाने का भी बहुत ज़्यादा हदीस में आया है। तो इसका वाक़या ही, इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी कमाल की हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, रात को 2 से 3 चुटकी इसकी ले लें, 2 से 3 चुटकी इसकी ले लें, 1 गिलास पानी में से भिगो दें, सुबह वो पानी भी पी लें और ये दाने चबा चबा के ये भी खा लें, तो ये बड़ा कमाल का है। इससे एक तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, जो मोटापे वाले हैं उनका मोटापा भी कम होता है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है और इसका मिजाज खुश्क गर्म है। अच्छा, कलौंजी का 7 दाना कहते हैं, तो क्या 7 लेने दाने हमने? अगर वो ताक से कोई भी काम करना हो, अगर ताक में लें तो ज़रा थोड़ा सा वो सुन्नत को हम इसमें रख लेते हैं कि ये अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ये जितना मर्जी ले लें आप, चुटकी के हिसाब से ले लें, गर्म तो नहीं होगी? नहीं, कोई कुछ नहीं होगा ये इसके लिए अच्छा कैसी बात है, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ब्लड प्रेशर रहता है ना, उनके लिए कमाल की चीज़ है। फिर ये मोटापे के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। और अगर आप ये इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि आप मोटापा भी और शुगर भी और ब्लड प्रेशर, जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से है ना, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह, एक ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। यहाँ पर सारे नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, आज हकीम ऑनलाइन कर दिए। टेक अ ब्रेक जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि ये जो हमारे पास घर की चीज़ें होती हैं या फिर तिब की जो चीज़ें होती हैं या जो हकीमी ऐसे जिनसे हम नुस्खे बना रहे होते हैं, मगर उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे होनी चाहिए और जिसकी इफ़ादे का हमें कोई पता ही नहीं है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो अभी आपको बताते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आप बताइएगा जी। जी, हमारे 4 अज्जा शुगर के पेशेंट, जो शुगर का बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पूरे पाकिस्तान में शुगर की रेशो बहुत बढ़ गई है, शुगर पेशेंट। अच्छा, घर के अंदर हमारे मौजूद होते हैं बादाम, देसी बादाम ले लें 1 पाव, और 1 पाव ही भुने हुए चने ले लें, 1 पाव भुने हुए चने ले लें, और तकरीबन आध पाव इंदर जो तल्ख, ये जो जिस तरह हमारे जो होते हैं ना, इंदर जो तल्ख, ये आध पाव ले लें, और तकरीबन 1 छटांग काली मिर्च ले लें, काली मिर्च। और आप इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना के रख लें, और सुबह नहार मुँह बिफ़ोर ब्रेकफास्ट 1 चम्मच सुबह में ले लें और 1 चम्मच शाम में ले लें। और आप इमेजिन करें कि जिन लोगों में शुगर, प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, अल्लाह के हुक्म से वो दवाइयों पे नहीं लगेंगे, सारी ज़िंदगी भी ये दवाइयाँ ये खाते रहेंगे। ये किचन रेसिपी है, ये कोई दवाई नहीं है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसके और ये फ़ायदे हैं, ये आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में भी काम करेगा, आपकी कमर दर्द, आपके मोरों के मसले हैं उसको भी ठीक करेगा, और इसके अलावा आपकी जो आपको ब्रेन को शार्प करता है ये नुस्खा। तो ये वो नुस्खा है 4 चीज़ों का। मैं दोबारा बता दूं कि 1 पाव जो है इंदर ये लेना है, भुने हुए चने 1 पाव लेने, और 1 पाव उन्होंने बादाम लेने देसी, आध पाव इंदर जो तल्ख, और 1 छटांग काली मिर्च। इन चारों चीज़ों का पाउडर बनवा लें या घर में ग्राइंड कर लें ग्राइंडर पे, और 1 टीस्पून सुबह शाम लें। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें अगर प्री डायबिटीज़ आ गई है वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ½ टीस्पून बीडी डोज में 2 टाइम्स। और आप इमेजिन करें, जो लोग समझते हैं कि उनकी शुगर 125-26 से ऊपर जा रही है, वो 150 तक है, तो या 200 तक भी जिनकी शुगर है, तो वो शुरू में कोई दवाई ना खाएं, सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करें
तो अल्लाह के हुक्म से सारी ज़िंदगी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। फरहान साहब आप भी बताइएगा। जी, ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा एक मैं आपको बताने लगा हूँ। शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, दोनों के लिए बड़ा कमाल का है, और मैं कहता हूँ कि ये हर घर में चीज़ें होनी चाहिए। बड़ी मशहूर चीज़ें, इन्हें हमारे जो तिब्बी नाम है उसमें त्रिफला कहा गया है। 3 फल, इसमें आंवला है, ये आंवला है, और ये हरड़ है, और ये बेड़ा है। इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के आंवला 50 ग्राम ले लें अगर मिकदार में, तो बेड़ा ले लें 30 ग्राम, और हरड़ भी ले लें 40 ग्राम। इसका आप पाउडर कर लें। इसको आपने कोशिश करें कूंडी डंडे में कूट लें, ठीक है। कूटने के बाद 2 चीज़ें तरीके होते हैं। एक तो होता है दादर सा करके रात को 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसमें उसका जो पानी है वो पुन के तो वो पी लिया जाए। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि इसका पाउडर बना लिया जाए, और चम्मच का चौथाई हिस्सा, बड़ा चम्मच हो, अगर टीस्पून है तो हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम, अगर ये खा लिया जाए, जिस घर में ये होगा, एक तो निज़ाम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, कमर दर्द के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। जो लोग बार बार कहते हैं जी दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं जी, कॉन्स्टिपेशन जान ही नहीं छोड़ती, बवासीर जान ही नहीं छोड़ती, तो इन सारे अमराज के लिए जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इस वजह से वो हर टाइम जिस्म के अंदर सुस्ती काहली रहती है, या कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है ये मेरा मोटापा ख़त्म नहीं होता, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये सिंपल सा नुस्खा, और ये ऐसा नुस्खा है जो हमारे जितने भी पुराने अतिबा हैं वो इसको अपने मतब में लाजम रखते थे, और हर घर की ये आइटम समझी जाती कि हर घर में ये पड़ा होता था। यानी कि इसके इतने फ़वाइद हैं कि इसको हर घर में होना चाहिए, और ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो कहता है कि मुझे 2 टाइम खाने से मुझे इतनी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो वो 1 टाइम खा सकता है, लेकिन इसको घर में लाजमी रखा जाए और इसे इस्तेमाल किया जाए। कमाल का नुस्खा, आप डॉक्टरों की फ़ीसों से, हकीमों की फ़ीसों से बच जाएंगे, अपने घर में इंशाल्लाह ये आप इलाज कर सकते हैं। और इसमें एक अफादियत Very जिसके nice. मैं एक और इजाफा कर दूं कि इसमें जो आंवला है ना, कीम साहब ये बताएं कि ये विटामिन सी बॉडी में नहीं बनता, तो ये नेचुरल सोर्स विटामिन सी भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, और जो बालों की बड़ी नशो मज़े वाली बात है कि बालों के लिए, जी, जो लोग कहते हैं बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, इसे खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बाल सफ़ेद नहीं होंगे और बाल लंबे घने होंगे। जी, एक ब्रेक है न्यूज़ की अर्जेंट, हमारा शो यहाँ पर चल रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास अभी प्लास्टिक सर्जन हैं, काफ़ी फेमस है। आज हमने इनको मधु किया है, बड़ा ट्रेंड है, आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा की बहुत सी ऐसी रील्स होती हैं जिसमें देखते हैं कि सर्जरीज़ जो है विच इज़ वेरी ऑन ट्रेंडिंग। एक एज आती है जब एज के बाद इंसान को लगता है कि उसके जो चेहरे हैं, उसके जो जिस्म के ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत आपके फिट होने चाहिए, अच्छी स्किन होनी चाहिए, आपके फीचर्स बहुत इन्हांस होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। 30 साल के बाद जो है आपके चेहरे का पूरा जो इलास्टिक है वो इस तरफ ऐसे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, ऐसे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जवान होते हैं, जब आप बच्चे 16, 17, 18 साल की एज होती है, 20 साल की एज होती है, तो ये आपके सारे ऐसे पट्टे खिंचे हुए होते हैं, आपके पूरे मसल्स ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं। जब आप 30 से ऊपर जाते हैं तो आपके मसल्स ऐसे नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग कहते हैं ना कि मासूमियत ख़त्म हो गई, किसी को कोई कुछ कहता है कि ऑल दैट एज आ गई फेस पे, किसी को लाफ लाइंस प्रॉब्लम हो जाती हैं, किसी का बिल्कुल ही चीक्स जो है वो नीचे हो जाते हैं, किसी का थोड़ी जो है हर चीज़ नीचे हो जाती है, नाक का शेप वेप भी चेंज होना शुरू हो जाता है एज की वजह से। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके कोई फेस पे डैमेजेस हो जाते हैं, मगर उसकी होती है कुछ सर्जरीज़, प्लास्टिक सर्जरीज़ होती हैं, वो कब कैसे किस तरह कराई जा सकती हैं कि आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो भी डैमेज ना, और आपकी खूबसूरती जो है वो बरकरार है, और वापस आपका ये जो एक डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, वो वापस आपका रिकवर हो जाए विद प्लास्टिक सर्जरी। तो आज हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम, फाइन, आप कैसी हैं? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सर्जरीज हो रही होती है रोज़, सुबह सुबह क्लिनिक जाते हैं तो सर्जरी शुरू हो जाती है? बस जी, प्लास्टिक का ट्रेंड बहुत हो गया आजकल, और एवरीबडी इज़ विलिंग कि भाई हमारा कुछ ना कुछ जो है ना कुछ चेंज आ जाए फेस के अंदर, या वो यंग लोग भी हैं और थोड़ा सा ओल्ड एज लोग भी हैं। तो ओल्ड एज तो समझ आती है, जो 40+ जा रहे हैं, दे नीड समथिंग, बट आज के ज़माने में 20 to 30s में भी लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। अच्छा। सोशल मीडिया की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है,
और बहुत सारे लोगों ने लोकल पेजेस के साथ साथ इंटरनेशनल पेजेस को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो उससे ट्रेंड बहुत आ गया कि मैं अगर मेरा देखें शीशे में मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसे करा लूँ ऐसे हो जाता है। अब पॉइंट ये कि क्या वो कैंडिडेट ज़रूरी है फॉर प्लास्टिक सर्जरी या नहीं। तो कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी हम इसको कंसिडर करते हैं बेसिकली। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर ज़्यादातर जो ट्रेंड आ रहा है ना वो नोज़ से रिलेटेड आ रहा है। अच्छा, नोज़ हो गया या लिप एरिया हो गया या ये जॉ लाइन हो गया, इस पे लोग ज़रा कंसर्न्ड है कि आप हमें किसी तरीके से अगर नॉन सर्जिकल से, चूँकि वो बार बार करवाना पड़ता है, तो आप हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमको सर्जिकल प्लान लेके हम लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स ले लें। तो नोज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप, मैं समझता हूँ कि शीशे के अंदर देखें तो हर बंदा एक फेस देखता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोज़ कॉन्टूरिंग है। जो मेकअप करते हैं तो आप देखेंगे नोज़ को कॉन्टूरिंग की जाती है ताकि फेस चीक्स के हिसाब से वो बेहतर लगे। तो आई थिंक जो 20 साल से लेकर 25 साल की लड़की और लड़के हैं तो वो दे आर मोर कंसर्न अबाउट द नोज़। अच्छा, सेकेंड थिंग इज़ कि चीक ऑगमेंटेशन, भाई ये चीज़ थोड़ी सी प्रोमिनेंट नज़र आनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड हमारी हाई चीक बोन्स बनाने के हाई चीक बोन्स, ये भी सर्जरी से होता है? ये भी सर्जरी से होता है। तो इसमें हम बोटॉक्स फैट वगैरह से ग्राफ्टिंग भी नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, ये परमानेंट वाला काम यस, भी है। हम फैट ग्राफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये जो लैटरल बोन है, ये वाली मैंडिबल्स हैं, इसको भी हम सर्जिकल हैंडल कर सकते हैं। वो तरीका और सिंपल एक सर्जरी होती है, सिंपल अराउंड दी ईयर लोब जाएँ बैक के ऊपर, इसको लिफ्ट कर दें तो ये एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, तो इसमें स्कार मार्क भी नजर नहीं आता। कैट आइज निकल रही है लोग यहाँ से ऐसे, ये जो बनवाते हैं बिल्कुल ये सर्जरी करके ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और उससे ये फेस भी लिफ्ट हो जाता है। इसके बारे में बड़ा लोग आजकल, जैसे ये ना, ये जो है ये देखिए। बिल्कुल सही कह रही है। अब एवरीथिंग इज ऑन द स्मूथ साइड, और ये देखें ये गिरी हुई साइड है, इसमें लाफ लाइंस भी Exactly. है और इसमें डिप्रेशन नज़र आ रहा है, और इधर अगर ये चीज़ है तो इट्स फिट। तो मैंने ये जो रील्स वगैरह देखी, देखा है कि ये बाल के इधर जो है यहाँ पे स्टिच कर देते हैं एंड दे मेक यू लाइक दिस। या आईब्रो भी इधर से हो जाती है। कोई 3 पोर्शन होते हैं, ये ऐसे ही कुछ है जी। एग्जैक्टली, अगर हम इसको फेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, अबव द लेटरल, अबव द आई के साथ, और ये ट्रैगस ईयर के दरमियान वाला एरिया और इससे नीचे वाला एरिया वाला पार्ट, तो 3 पार्ट्स को हम कंसिडर करते हैं किस पेशेंट को क्या ज़रूरत है। तो ये सारा खींच के आप लोग सिलाई कर देते हो? जी, क्या कर इसको हम देते पूरा लेके जाते हैं, ये इंसिजन देते हैं बालों के बीच में से जाके, सारा पूरा फेस लिफ्ट के साथ ये पूरा का पूरा लिफ्ट कर लिया जाता है। ओके। और इसमें 2 तरह के फेस लिफ्ट्स हैं। एक है सुपरफिशियल प्लेन फेस लिफ्ट, हम सिर्फ स्किन को ड्रेप करते हैं जिनको ज़रूरत होती है, लेकिन जिसकी देखें आपके ये वाला पार्ट बहुत नीचे ढल गया है या जाउल्स बहुत ढल गए हैं और स्किन बिल्कुल बहुत फ्लैट हो रही है, मास कम हो गया, कोलेजन खत्म हो गया। एग्जैक्टली, और दूसरा ये फोल्ड्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, ये चीज़ नीचे आ गई, तो उस पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप डीप प्लेन फेस लिफ्ट की तरफ जाएं। तो डीप प्लेन फेस लिफ्ट में हम स्किन के साथ साथ नीचे स्मैश एक जगह होती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम लिफ्ट करते हैं और उसको भी टाइट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के एज तो आ जाती है, मगर कुछ हर तो कोई दुबला नहीं होता, ना किसी की मॉडल फिगर इतने लोगों की होती है। आपको पता है नॉर्मल वेट तो सबका थोड़ा सा वजन भी होता है, चेहरे पे मांस भी होता है, फेस में चीक्स भी होते हैं भरे भरे। कुछ लोगों के गाल भी भरे भरे होते हैं, मगर उनका वेट की वजह से, चीज़ों की वजह से मांस वगैरह नीचे भी जा रहा होता है, इलास्टिक नीचे हो रहा है। तो उसके हिसाब से भी बता दीजिएगा कि क्या जब वो टाइट होता है तो क्या उसके अंदर लाइपो भी करनी पड़ती है ये चीक्स वगैरह की? जी बिल्कुल, या नहीं? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें मैंने चीक लाइपोसक्शन भी की है। अच्छा, ताकि हम जो चीक है उसकी कंटूरिंग कर सकें। उसे मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ फेस कंटूरिंग कॉस्मेटिक सर्जरी। ओके। उसमें हम चीक बोन्स की और ये मैंडिबल्स की, उसके अलावा ये जो साइड पार्ट है इसकी एंगल्स और उनकी जो तो ये पूरा ये फेस का इस जगह का लाइपो होगा पहले? जी, लाइपो कर सकते हैं, लाइपो होगा, इसी लाइपो कर सकते हैं, जाउल्स की लाइपो कर सकते हैं। अच्छा। इस एरिया की लाइपोसक्शन कर सकते हैं। ये पूरा मैंडिबल जो लाइन है इसकी लाइपोसक्शन की जा सकती है। अच्छा। ये पूरे फेस कंटूरिंग में आ जाता है। ओ। तो आप बहुत सारे, जैसे आप जिक्र किया कैट आइज का, हाँ। तो बहुत प्रोमिनेंट है, वुल्फ आइज हैं, कैट आइज हैं, दे आर वेरी कॉमन नाउ, एवरीबडी इज विलिंग टू गो फॉर इट। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक इसको लिफ्ट करते हैं, तो ये सारा का सारा ऐसे लिफ्ट कर जाता है। तो ये सिलाई भी की जा सकती है, इसमें थ्रेड्स भी डाले जा सकते हैं, इसको एंडोस्कोपिक तरीके से भी लिफ्ट किया जा सकता है। मगर थ्रेड सर्जरी में ही आता है या नहीं? थ्रेड्स को देखिए, मैं परमानेंट तो नहीं होता, इट्स नॉट कॉमन इन उसकी लाइफ कितनी है थ्रेड की? डिपेंड करता है एवरीबडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, लेकिन सजेस्ट करता हूँ 1 साल तो मैक्सिमम वो रहता है। इससे ज़्यादा अगर आप चला जाए वो बोनस है। आहा, क्योंकि 1 साल तक रहता है, क्योंकि कोलेजन है ना। और उसका कोई साइड इफेक्ट, क्योंकि स्किन के अंदर ग्राफ्ट कर देते हैं, फिर उससे मांस को खींचते हैं। मगर क्या एक बारीक सा थ्रेड जो है, जो थ्रेड लिफ्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनने को मिलता है कि थ्रेड लिफ्टिंग जो है, तो क्या वो एक धागा जो है वो उसको पूरे मांस को खींच के इधर तक रख सकता है? वो उसका तरीका होता है जी। थ्रेड्स ना सिंपल थ्रेड नहीं होता, फिर उसके कॉग्स होते हैं,
ऐसे उसके निशान ऐसे बाहर निकले, तो उसको जैसे आप पैक डालें तो खींचते हैं ना चीज़ों को, इसी तरह वो खींचता है तंबू की तरह। अच्छा, तो वो आप उसमें कॉक जो होते हैं वो आप उसमें डालते हैं, तो पीछे पुल करेंगे तो वो टिश्यू को खींच के वो साथ ले आता है। ओके, दिस इज हाउ इट हैपन्स। अच्छा। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने एंगल्स रखने हैं, एक खास स्पेसिफिक पॉइंट है वो रखे, फिर आप पूरे थ्रेड्स डालते हैं ताकि एक इक्वल बैलेंस में वो निकले। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पेशेंट सिलेक्शन, आप पेशेंट ही आपके 60 प्लस है या 50 प्लस हैं जिनकी स्किन बहुत ढल चुकी है, उनमें थ्रेड्स इतने वर्क नहीं करते, तो उनको आप रेकमेंड नहीं करते? उनको recommendation ये threads की यंग नहीं है। एज लड़कियों के ये faces के 30s लिए? और 40s के दरमियान इज द आइडियल एज फॉर द अच्छा, थ्रेड लिफ्ट्स। ओके। लोग 50 प्लस भी डाले जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू डू इट एंड दे डोंट वांट टू रेफर। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जस्ट सी योर फेस इन योर मिरर और फील करें कि कौन सी ऐसी चीज़ आप थ्रेड्स के काबिल हैं या आप सर्जरी के काबिल। अब अच्छा, फॉर मैं- एग्जांपल लेता हूँ, हाँ। अगर मैं आपका फेस कंसिडर करूँ तो अगर मैं आप मेरे पास आती हैं कोई ऐसी सर्जरी कराने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैडम आप कोशिश करें कि अगर आप सर्जिकल जाना भी चाहते हैं, ओनली वन थिंग वी कैन ऑफर फॉर सर्जिकल, अगर जाना चाहे तो ये लिफ्ट करा सकती हैं, अदरवाइज आप थ्रेड इसकी आइडियल कैंडिडेट है। तो अगर कैंडिडेट्स पेशेंट देख रहे हैं, आवाम देख रही है, तो इस तरह का फेस अगर आपको नजर आए, अच्छा, मेरा अगर जैसे यहाँ से सपोज सर्जरी होती है तो मेरा क्या चीज़ लिफ्ट होता है? आंख? ये आप आंख लिफ्ट होगी, ये आपका चीक लिफ्ट होगा और ये लेफ्ट। अच्छा, इसी के साथ मेरा ये चीक भी, ये जो ये डिप्रेशन है, ये भी लिफ्ट हो जाएगा? जी, बेहतर हो जाएगा। ओह, This is इसका the ये thing. फायदा होता है। इसका ये फायदा होगा। अच्छा, तो ये आवाम देख रही है कि कौन सा फेस किसके लिए सूटेबल है, क्योंकि जस्ट पूछते हैं कि मेरा फेस कैसे होगा, मेरा फेस कैसे होगा। तो दिस इज जस्ट गिवन एग्जांपल फॉर द पीपल। अच्छा, और ये परमानेंट होता है? एक बार सर्जरी करा लो तो कितने टाइम तक लास्ट रहती है, या ये परमानेंट रहता है, या ये वापस दोबारा ट्रीटमेंट करानी पड़ती है? प्लीज़ बताइएगा। मैं सजेस्ट करता हूँ जी, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सर्जरी तो है लॉन्ग लास्टिंग है ये 3 to 5 years, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और आपकी काम की नौयत इस तरह की है कि यू आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेस पोजीशन, या आपने कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम चल रही हैं, डायबिटीज़ है या कोई हाइपरटेंशन है, एक और मसाइल चल रहे हैं, तो फिर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। लेकिन उसके साथ आपको अपनी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। सर्जिकल के साथ साथ स्किन केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने लिफ्ट तो कर दिया लेकिन स्किन का टेक्सचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्सचर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो सर्जिकल रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने होने चाहिए। तो मेरी सजेशन होती है आफ्टर सर्जरी कि आप अपनी स्किन केयर को भी एक्टिवली इन्वॉल्व हों उसके अंदर, अपनी फूड इंटेक में, न्यूट्रिशन के अंदर, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करें ताकि सर्जिकल जो है ना वो रिजल्ट्स हैं वो पायदार रहें। कुछ स्कार केयर्स होती हैं, स्कार केयर आपने बताना होता है पेशेंट्स को। बहुत सारे लोग पेशेंट ऑपरेट करा के गायब हो जाते हैं, यस वी आर डन विद द सर्जरी, नॉट फाइन, दे कम बैक आफ्टर 6 months or 1 year कि डॉक्टर साहब वी हैव दिस प्रॉब्लम, तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? So the point is, why you want to go in that problem? Why not following the doctor in the initial stages? तो आप उसको इनिशियल स्टेज में फॉलो करें ताकि वो उस आप कॉम्प्लिकेशन में जाएं ही ना। तो आई ट्राई माई सेल्फ कि मैं पेशेंट्स को ऑन द बोर्ड लूँ और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, कीप ऑन टचिंग टिल आई फील लाइक नाउ ही और शी इज़ फ्री टू मूव इन द मार्केट। ज़बरदस्त। अच्छा, ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे कि जो थ्रेड लिफ्ट होता है, ये जो परमानेंट सर्जरी होती है, जो फेस लिफ्ट वगैरह जो आजकल ट्रेंडिंग में, क्या ये आपके टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देता है, जो आपके फेस पे टिश्यूज़ होते हैं, और अगर हो जाता है तो इसका क्या हल है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन है। आज हमें बता रहे कि जो अगर प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाता है तो किस तरीके से, किस सर्जरी के साथ, किस प्रोसीजर के साथ अपने फेस को या फिर अपने कोई डैमेज पीस को, जो कोई भी आपको लगता है किसी एक्सीडेंटली आपका कोई ऐसा शिकार हो गए हैं कोई हादसे के ऐसे, तो आप प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। मैं एक सवाल कर रही थी कि ये मुझे बताइएगा कि अब जब ये जो थ्रेड लिफ्ट होते हैं, ये जो फाइनल सर्जरीज होती हैं, फेस लिफ्ट वगैरह जो करवाए जा रहे होते हैं, उसमें जो फेस के टिश्यूज़ हैं वो क्या डैमेज हो जाते हैं? बिल्कुल जी, चांसेस, देयर आर चांसेस ऑफ डैमेजिंग, लेकिन द पॉइंट इज़ इफ़ यू इन सेफ हैंड्स, तो इफ़ यू नो कि आपने किस प्लेन में जाना है तो दैट प्लेन इज़ सेफ जोन। लेकिन द पॉइंट इज़ मेरे पास एक खातून आती हैं और उन्होंने बहुत सारे थ्रेड लिफ्ट कराए हैं, फिलर्स भी कराए हुए हैं, थ्रेड्स भी कराए हुए हैं, देन मैं थोड़ा सा उसमें स्केप्टिकल हूँगा कि थोड़ा कॉशियस हूँगा कि मैं अगर इसमें फेस लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं। अच्छा, अगर थ्रेड लिफ्ट हुए हैं, थ्रेड लिफ्ट बहुत ज़्यादा हुआ है तो देयर आर लेस चांसेस कि हम फेस लिफ्ट की तरफ जाएं। जा सकते हैं, लेकिन जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं ना वो हम अचीव नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज जो थ्रेड्स हैं वो कॉलेजन है और वो इंड्यूस करता है वहाँ पे सारी कॉलेजन फॉर्मेशन और सारा फाइब्रोसिस भी करा होता है। कभी कभी मैंने देखा है थ्रेड्स भी मुझे मिले हैं दरमियान में पड़े हुए, तो वो चीज़ों को अगर वहाँ पे हैंडल करो तो एक नर्व, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नर्व, जो हमारी फेस की मूवमेंट को और फेशियल एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं फेशियल नर्व।
ठीक। वो एक हमारी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें जब भी फेस लिफ्ट करना है हमने उस नर्व को कंट्रोल भी करना है, उसको बचाना भी है, क्योंकि वही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो और कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। क्या होगा अगर कॉन्टूर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम उसमें फैट ड्राफ्ट से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, या कोई स्कार है उसको हैंडल कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन है उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन नर्व एक ऐसी चीज़ है वो भी हो जाती है हमारे से हैंडल, हम उसमें नर्व ट्रांसप्लांट ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन द पॉइंट इज एक बंदा अगर बंदी आपके पास कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आ रही है, देन आई वुड सजेस्ट कि भाई उनको एक प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक, आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड सर्जरी। तो हमें उस प्रॉब्लम से बचाना है, तो वी फेयर ऑफ द फैट फेशियल नर्व। सेकेंड थिंग इज़ अभी तक तो व्हाट आई फील लाइक कि जो बहुत ज़्यादा थ्रेड्स करा चुके हैं तो उनको तो पहले सोचना ज़रूर चाहिए कि भाई क्या मैं पहले ही क्यों ना सर्जरी करा लेता या करा लेती, मैं थ्रेड्स बाद में कराती। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कैंडिडेट हैं फॉर फेस लिफ्ट के, आप सर्जिकल थ्रेड्स की तरफ ना जाएं, आप पहले सर्जरी कराएं, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ी बहुत स्किन रिजुविनेशन के लिए आप कोलेजन या शुगर थ्रेड्स भी डलवा सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं तो एक छोटा सा मशवरा अपनी बहनों को वैसे दूंगी, जो क्योंकि मैं सुबह शाम बहुत से लोगों को देखती हूँ, बड़ी कमेटी भी मैंने काफ़ी ज्वाइन की हुई है, मेरी सहेलियाँ भी हैं, जो इश्यूज़ की तरफ उनको प्रॉब्लम होती है मैं उसी को रेस करती हूँ हमेशा। मैंने ये देखा है कि जब औरत थोड़ा सा एज की तरफ जाती है तो वो ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर्स का सहारा ले लेती है, जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है इस चीज़ का। वो जो फिलर्स हैं वो ज़्यादातर करा के ज़्यादातर कोशिश ही होती है एज के बाद कि लोग आँख के नीचे ये जो जगह है इसको फिल कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद फिलर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अब वो जब नीचे आता है तो इधर इतना सारा कुछ मांस सा इकट्ठा हो जाता है और ये चीक जो है वो बड़े हैवी लगना शुरू हो जाते हैं, एक स्पेशली फील होता है कि ये पूरी फिलिंग हुई भी है। तो मुझे ये लगता है कि उससे बेहतर ये है कि अगर आप परमानेंट काम करा लें, एक तो वो महंगा भी है, 20-25 हज़ार के फिलर्स होते हैं, am I right? Yes. और अब बहुत अच्छी कंपनी के चले जाओ तो 35 हज़ार के भी फिलर्स उससे होते हैं, ऊपर भी हैं जी, अमेरिकन जो है उससे ऊपर चले जाते हैं, वो उससे भी महंगे। तो फिर अगर इस तरह की चीज़ें आपने लगानी है और फिलर्स, एक फिलर से तो फिर काम नहीं होता, क्योंकि जब एज आ जाती है तो फिर उसके बाद 2-3 फिलर आपको अच्छे टिका के चाहिए होते हैं लगाने के लिए, और कभी कभी आपको मंथ के भी उसके सेशंस लेने पड़ते हैं कि जहाँ जहाँ आपको लगता है। तो मुझे ये लगता है परमानेंट काम करा लेना वो ज़्यादा फिक्स है, वो ज़्यादा अच्छा है कि सर्जिकल प्लास्टिक सर्जरी अगर करवा ली जाए तो विच इज़ आई थिंक मोर बेनिफिशियल। मैं अगर कभी कराऊंगी ना, मैं आपको बताऊं, जब मेरी कोई एजिंग वाला, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा कि मुझे ये झुर्रियाँ आ गई हैं, मेरा बिल्कुल फेस ढल गया है, लटक गया है एंड ऑल दैट, मेरा सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होगा कि फिलर बोटॉक्स के बजाय मैं सबसे पहले ये सर्जरी करा के छुट्टी करा लूंगी। अपनी ब्यूटी से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, करा लूंगी, मगर फिक्स काम करवाऊंगी। जैसे आप जिक्र करिए ना आईज के नीचे, हाँ, तो इसमें अगर आप बहुत अच्छे टेक्निकल तरीके से फिलर डालें, बहुत टेक्निकल तरीके से, तो फिलर कभी भी चीक में आपका वो फ्लो नहीं करता। अच्छा, इट डज नॉट माइग्रेट। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ पड़ा हुआ भी लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सही जगह पे पड़ा नहीं हुआ। हाँ, अगर वो सही जगह पड़ा होगा तो फिलर आपको बहुत अच्छा स्मूथ इफेक्ट देता है। अच्छा, हाँ, अब पॉइंट इज कि यहाँ पे जली रोल है, किसी को फील करती है यहाँ पे मुझे बबल सा बन जाता है, ठीक, बहुत कॉमन कंप्लेंट है, बबल आ रहा है, बबल आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस बबल को छुपाने के लिए ना फिलर कराएं, ना उसमें PRN कराएं, उसका बेस्ट है आप लो ब्लेफरोप्लास्टी करा के उस फैट को रीएडजस्ट करें। मतलब उसमें क्या होगा, बोन ग्राफ्टिंग होगी क्या? नहीं, होगा? उसमें हम इंसिजन देते हैं आई के बिल्कुल आई लैशेस के अंदर नीचे जाते हैं, और फैट एक होती है वो प्रोट्रूड कर जाती है बाय। अच्छा। अल्लाह की तरफ से हमारे आंखों में अल्लाह ताला ने बहुत सारे फैट पैड्स दिए, तो कुछ फैट पैड्स इस एरिया के हैं, मिडिल फैट पैड कहते हैं, तो वो क्या करता है वहाँ से अपनी जगह से थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है, टोटिक हो जाता है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं उस फैट को पहले शुरू के ज़माने में उस फैट को निकाल देते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं उसको ट्रिमिंग भी करते हैं, उसको रीड्रेप कर देते हैं। अरे वाह, अच्छा, मुझे ज़रा फ्रेम टाइट रखिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मैं चीज़ें बता रही हूँ, तो वो पॉइंट्स मुझे करने पड़ रहे हैं बार बार फेस के ऊपर। एक नई चीज़ भी आ गई है, वो यहाँ से कैमरा डालते हैं, जिन लोगों की आंख ड्रूप हो गई है या ड्रूपी आइज़ है किसी की और गिर गई है, वो यहाँ से कैमरा डालते हैं और यहाँ से इसकी कोई करके तो उसकी फिक्सिंग कर देते हैं, ऑल दैट। वो क्या कहानी है? वो जी एक एंडोस्कोपिक ब्राउ लिफ्ट कहते हैं। यस, व्हाट इज दिस? हाँ, एंडोस्कोपिक ब्राउ लिफ्ट कहते हैं, वो थ्रू आप स्कैल्प से जाते हैं, हाँ, गो डीप टू द ब्राउ, और यहाँ से आप स्टिच लेके प्रॉपर तरीके से उसको लिफ्ट ही कर देते हैं। अच्छा, और उसकी स्टिचिंग होती है, और फिर उसको लिफ्ट कर देते हैं और पेरियोस्टिन के साथ उसको हिच करते हैं। ये कितनी देर लास्ट रहती है? ये रहता है इस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अच्छा, और अगर कोई जैसे अगर ये किया है, क्योंकि ऑपरेट होता है, पूरा कैमरा डालते हैं, इसको इस हिसाब से करते हैं, अब इतने हैवी प्रोसीजर अगर कोई ख़राब हो जाए या अनबैलेंस हो जाए, एक आँख कुछ छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, ऐसी भी तो कोई चीज़ें हो सकती हैं, किसी को रिएक्शन कर जाए, देन उसका क्या इलाज है? क्या मेरी आपको सजेशन होगी, देखिए अल्लाह ताला ने हर पेशेंट का एक फेस बनाया, उस फेस की हदो हाल बनाई, उस हदो हाल के साथ हर फीचर अपना अपना उस मुताबिक बनाया गया। तो मैं पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले एक सिंपल नॉन सर्जिकल प्लान में से लें, चाहे बोटॉक्स लें
चाहे थ्रेड्स लें, एंड फील लाइक कि क्या आपका चेहरा आपको पसंद आता है, क्योंकि उस सर्जरी के बाद रिवर्स नहीं है, देयर इज नो रिवर्सल। सर एक सवाल है मुझे बताइएगा कि हॉलीवुड भी आपको पता है कि बड़े बड़े स्टार्स हैं, लोग जाते हैं सर्जरी के लिए, और उधर भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरियाँ ख़राब हो जाती हैं डॉक्टर्स से। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए और सर्जरी ख़राब हो जाए तो क्या कहते हैं आप आगे से? देखिए जी, अगर सर्जरी ख़राब है, अगर मेरी वजह से हुई है, आई एक्सेप्ट कि भाई ये मुझसे थोड़ी सी बहुत गलती हुई, तो आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट इट और मैं इसको करेक्ट करूँगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और अगर वो खुदा ना चार्ज अगेन, नो आई विल नॉट चार्ज अगेन, आई विल नॉट चार्ज अगेन, बिकॉज दैट इज़ माई फॉल्ट। या मेरे पास वो चीज़ कमी बेशी रह गई थी। एक दफ़ा हुआ था कि एक पेशेंट को मैंने अपर ब्लेफरो की थी, तो मुझे यहाँ पे छोटा सा डॉग ईयर रह गया था, एंड शी केम आफ्टर 4 months कि डॉक्टर साहब ये छोटा सा एक बबल है, इसको क्या करना है। मैं कहा आप आएँ और मैं इसको करेक्ट करूँ, बिकॉज आई नो दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि उसमें स्टिच ठीक नहीं लगा हुआ था। अच्छा। और वो 4 months के बाद जब वो ब्लेफरो बैठ गई प्रॉपर तरीके से, तो हल्का सा यहाँ बबल था छोटा सा, तो मैंने उसको वो बबल को निकाल के उसको दोबारा स्टिच किया, वो ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ आई फेवर्ड हर। तो ये बड़ा अच्छा, ये इंपॉर्टेंट जो डबल चिन है, डबल चिन की भी लाइपो बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं। मेरी कज़न ने करवाई थी डबल चिन, तो डबल चिन के लाइपो उसके 2-3 ना पैक्स बन गए, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 पैक्स। तो उसका क्या हल है, दोबारा से लाइपो करवाना या फिर और कोई और? देखिए जी, आई एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम एक्सपर्ट इन डबल चिन लाइपोसक्शन एंड फैट ग्राफ्टिंग और चीज़ों के अंदर। तो व्हाट आई डू इज़ कि मेरी जो टेक्निक है डबल चिन लाइपोसक्शन की, वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं सिर्फ डबल चिन इस पार्ट को टारगेट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इसको टारगेट करूँगा ये बैठ जाएगा, तो बकाया चीज़ों को क्या करेंगे। तो मेरा जो टेक्निक है वो है कि पूरी नेक को ही मैं एड्रेस करता हूँ, जिसको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक एड्रेस किया जाता है। अच्छा। और अगर मुझे ज़रूरत पड़े कि भाई डबल चेन करनी है मैंने और नेक करनी है, तो मैं 1 हफ्ता या 10 दिन पहले उसको बोटॉक्स कर देता हूँ नेक का। उससे क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है, मुझे जितने रिंकल्स हैं ना, फाइन रिंकल्स या जो प्लेटिसमल बैंड्स हैं, वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा। और फिर मैं जब डबल चेन लाइपो करता हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ी अगर प्लेटिसमल बैंड्स को टाइट करने की, तो फिर वो भी टाइट किया जाता है। उससे रिजल्ट्स आई गेट एक्सेलेंट। अभी मैंने 67 years ऑफ एज की एक में खातून थी, उनका मैंने पूरी नेक लाइपोसक्शन की, और उनको बेसिकली प्लेटिसमल रेफी भी थी और साथ स्किन ढली भी हुई थी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज देखें तो उसमें मैंने तस्वीरें लगाई भी हुई हैं बिफोर आफ्टर की। उनके लिए मैंने 4-5 चीज़ें की थी। पहले मैंने 7 days पहले बोटॉक्स लगाया था, उसको रिलैक्स किया, जहाँ जहाँ मुझे वो बैठ गई, हाँ ये बैठ जाता है। देन आई कम इनटू द सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब मैंने उनको लाइपो कर ली, तो मुझे फील लगा कि भाई स्किन भी ढली हुई है, व्हाट शुड आई डू फॉर द स्किन। तो मैंने उनको बताया कि जी मैं स्किन भी आपकी निकालूंगा, एक्स्ट्रा स्किन है। तो हम सब मेंटल पार्ट में जाके उनकी स्किन भी निकाली, और जब पूरा नीचे से गैप बना के जो मसल्स थोड़े लूज थे उनको भी टाइट किया सर। तो ये जो कंटूर था, प्रॉपर ऐसे कंटूर बैठा, और ये एंगल बन गया उनका हाथून का, और ये चीज़ लिफ्ट हो गई, तो शी वॉज हैप्पी। ज़बरदस्त डॉक्टर उस्मान, आपको बुलाते रहेंगे हम, क्योंकि कितनी नई नई टेक्निक्स, लेटेस्ट काम जो है लोगों को आप बता रहे हैं, और लोगों को खूबसूरत तो दिखना है, तो फिर आपको भी देखना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा लोगों को। एक चीज़ मैं बताता हूँ टू द पीपल कि फर्स्ट आई यूज्ड टू डू द जॉब इन द गवर्नमेंट, तो अब मैं थोड़ी प्राइवेट्स में हूँ, तो मैंने प्राइवेट में भी हमने अपनी टीचिंग स्टार्ट की है। अभी लेटेस्ट मैंने एक हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स भी कराया, उसमें हमने लेटेस्ट टेक्निक्स बताई हैं डॉक्टर्स को, ताकि वो डॉक्टर जो है ना प्रॉपर तरीके से ट्रेन हों और हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छे सेफ हैंड्स में जाए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। My ठीक है, चलिए जी, खूबसूरत लगी और खूबसूरत अपने आप को दिखाइए। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, एक स्टोरी है मेरे पास, और ये स्टोरी मेरे पास यहाँ पर इसलिए भी आई है ताकि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो सके कि अगर किसी के साथ आपको कोई ऐसा इशू, या आपके घर में किसी बच्चों में कोई ऐसा इशू है, तो आप अपने इशू को ठीक कर सकें, क्योंकि हम आपको अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं और हम चाहते हैं कि हम ऐसे इशूज़ को जो है हाईलाइट करके आप लोगों को जो है ना मदद भी कर सकें, हमारी आवाज़ बनकर। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी सी इमोशनली आप समझें, क्योंकि देखें ना, माँ अपने बच्चों की कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, सानिया नाम है इनका, और बच्चे सुन नहीं सकते थे बचपन से, क्योंकि ये बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग इश्यूज़ थे उनको, वो नहीं सुन सकते थे। इसके लिए एक होता है कॉकलियर इम्प्लांट, ये लगता है मगर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को लग सकता है, और उनको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद नहीं अगर लगाया तो फिर वो पूरी ज़िंदगी जो है उनको वो हेयरिंग प्रॉब्लम रहेगी, वो सुन नहीं सकते। तो माँ ने क्या किया कि
कि माँ ने एक ऐसी कोशिश की कि माँ ने पहले इसके कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बड़ी भागदौड़ की, ठीक है, और यूके से डॉक्टर को बुलवाया और बुलवा के यहाँ पर बच्चों के लिए वो कॉकलियर इम्प्लांट उनको करवाया, और साथ साथ उससे पहले एक थेरेपी सीखी जो कि बच्चों के लिए एक होती है ना, स्पीच थेरेपी, जो ख़ास तौर पे इन बच्चों के लिए होती है। तो वो बच्चों के लिए माँ ने कोर्स किया और माँ उनके साथ उस तरह मुखातिब होती थी और उनको मतलब उनसे बात करती थी, और ये है एक सक्सेस स्टोरी, ठीक है, कामयाब। दूसरी तरफ मेरे पास है फ़ातिमा जो इसी तरह से अभी परेशान है, और उनकी एक छोटी सी बेटी है, काफ़ी छोटी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और वो जो है स्ट्रगल कर रही हैं, वो इसी तरीके से ट्राई कर रही हैं कि बच्ची जो है उसको कॉकलियर इम्प्लांट लग जाए। मगर हमारे पास यहाँ पर जो मसला है वो गवर्नमेंट जो है उसके पास इतने फंड्स नहीं है, वो दे नहीं रही है, जिसकी वजह से कॉकलियर इम्प्लांट्स जो है वो बच्चों को लग नहीं पा रहे। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी ट्रीटमेंट्स जो है वो रुकी हुई है और उनकी ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट्स के पास अभी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट हो जाए तो ये बच्ची जो है ये भी पूरी ज़िंदगी सुन सकती है, जिस तरह से सानिया के बच्चे सुन सकते हैं। और अगर नहीं हुआ, ये 5 साल की उम्र तक अगर ये प्लांट नहीं लगा कॉकलियर प्लांट, तो फिर ज़िंदगी भर तक इस बच्ची के कानों में कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मौजूद है फ़ातिमा है और मेरे पास है सानिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं, फिर हम फ़ातिमा आपकी तरफ आते हैं। तो आप बताइएगा कैसे पता चला आपको पहले बच्चों की हेयरिंग का, किस एज से अंदाज़ा हो गया कि ये नहीं सुन पा रहे, या फिर सुनते थे, कम सुनते थे, एवरीथिंग, प्लीज़ गो अहेड। जी जी ज़रूर। मेरा पहला बेटा है अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बारे में देखिए, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह, उसका आई कांटेक्ट वगैरह देखते हैं कि वो बात कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन तीसरे ही महीने में मुझे ये बात डायग्नोज हो गई थी कि अब्दुल्ला कैन नॉट हियर। अच्छा। उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो भी वो सडन एक ही रात में चीज़ डायग्नोज होगी, बिकॉज लाइट गई हुई थी। जैसे ही लाइट आई तो उस ज़माने के टीवी खुद ब खुद ऑफ नहीं होते थे। एज जब लाइट आई तो टीवी ऑन हो गया और केबल नहीं थी, जिसकी वजह से एक शोर सा क्रिएट हुआ और अब्दुल्ला नहीं उठा। अच्छा। और दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक कि ये क्यों नहीं उठा, क्योंकि देखें बचपन से हम एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं, शोर नहीं करें बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे उठ जाएंगे। तो जी। वो चीज़ मैंने एकदम से सोचा कि इतना शोर हुआ है तो ये अब्दुल्ला उठा क्यों नहीं। अच्छा। इसको तो उठना चाहिए था। बस वो सारी रात मेरी गुजर गई इसको चीज़ें सुनाते हुए, आवाज़ें खड़काते हुए कि अभी उठता है, अभी सुनता है, अभी उठता है। ऑल दो वो पूरी रात वाज अ मेजरेबल नाइट कि ये क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में ये हाँ सुना ज़रूर हुआ था डेफ एंड डीफ के बारे में, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि आई विल गो थ्रू विद दिस जर्नी, मतलब मेरी कुछ ऐसी जर्नी शुरू होने वाली है। हेयर वर अर्ली मॉर्निंग आई कॉल्ड इन दैट द हॉस्पिटल जहाँ ये पैदा हुआ था, हमीद लतीफ़। मैंने उनसे बोला कि मेरा बेटा पैदा हुआ था 3 माह पहले, तो इसको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपने टेस्ट किया था? उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसे कोई टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होते, सिर्फ बेसिक से टेस्ट होते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा, और बिल्कुल माइनर से होते हैं। तो अगर आपको कोई टेस्ट चाहिए तो आप किसी ENT को दिखा दें। मीनवाइल उस वक्त इतना ज़माना नहीं था, लाइक गूगल वगैरह इतनी अवेयरनेस, लेकिन फिर भी जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इट्स द वर्क ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट। ENT का काम ही नहीं है। एट द सेम डे आई वेंट टू द ऑडियोलॉजिस्ट। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे इसका एक टेस्ट था ABR टेस्ट, जिसको उर्दू में बेरा टेस्ट कहते हैं। अच्छा। उन्होंने वो टेस्ट किया अब्दुल्ला का सुलाकर, वो दवाई देकर सुलाते हैं बच्चे को, प्रॉपर एक टेस्ट होता है। आफ्टर दैट टेस्ट आई जस्ट गॉट टू नो कि अब्दुल्ला इज सफरिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। अच्छा। अब देखिए हेयरिंग लॉस की भी बहुत सी किस्में हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं वो बच्चे तो हेयरिंग एड से सुन लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को हेयरिंग एड्स, या बड़ी उम्र के लोगों को हेयरिंग एड्स लग जाते हैं क्योंकि आवाज़ कम आ रही होती है। तो माइल्ड टू मॉडरेट सुन सकते हैं, बट इफ़ यू कम टू स्वेयर टू प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड वाला तो बिल्कुल सुन ही नहीं सकता विदाउट कॉकलियर इम्प्लांट। तो इनका क्या था? इनका प्रोफाउंड था। अब्दुल्ला वाज अबव 100 डेसिबल। राइट नाउ मी एंड यू आर हियरिंग एट 20 डेसिबल। ठीक। मेरी और आपकी सुनने की समात इस टाइम 20 डेसिबल है। अच्छा। 30 to 40 इज माइल्ड, 50 to 60 इज मॉडरेट, 70 to 80 इट्स सेवेयर, 80 to above इज प्रोफाउंड। अच्छा। तो प्रोफाउंड वाले बच्चे का ये उसको उर्दू में कह सकते हैं कि जी जहाज दी आवाज़ सुन सकता है। अच्छा। तो बट दैट वाज ए स्लैंग। ठीक है। ठीक है ना। तो वो मुझे उस वक्त डॉक्टर ने बोला कि एक सर्जरी रिक्वायर्ड है कॉकलियर इम्प्लांट। तो उस वक्त पाकिस्तान में एज सच कोई अवेयरनेस नहीं थी। इट बी लाइक 14 ईयर्स बैक की बात हो रही है। अब्दुल्ला माशाल्लाह इस टाइम 14 ईयर्स ओल्ड है माशाल्लाह। तो 14 साल पहले मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का भी, और देयर वाज नॉट दैट मच अवेयरनेस, कुछ भी नहीं था। ऑल दो स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन से। फिर
पता कराते 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 इस कॉकलियर के बारे में कि कॉकलियर क्या है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कॉकलियर है क्या। हाँ। कॉकलियर इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी जिसमें आपका ब्रेन इंक्लूड है। अच्छा। आपका ये चीज़ यहाँ से ये कान के पीछे से कट करेंगे, हाँ। इधर ड्रिल करेंगे, ब्रेन को, दिमाग को ड्रिल करेंगे। अच्छा। ड्रिल करके अंदर एक बेड बनेगा जिस पे इंटरनल डिवाइस लगेगी। अच्छा। और फिर वो इंटरनल डिवाइस के 1 महीने बाद एक्सटर्नल डिवाइस लगेगी जो आप अब्दुल्ला के कान पे देख रही हैं। ये जो ऊपर लगी हुई है। जी जी, और इसके ऊपर एक मैग्नेट है जो कि इसकी इंटरनल डिवाइस के साथ अटैच हो रहा है। बेसिकली वो मैग्नेट जो सा है वो अंदर वाली और बाहर वाली को अटैच कर रहा आप है। खड़े हो सकते हैं, मिनट देखो अब्दुल्ला खड़े हो, आप उतारें वो मैग्नेट। हाँ, ये दिस इज द मैग्नेट। ओके, ये उतर सकता है? उतारें और फिर दोबारा से लगा दें। हाँ, ये ऐसे। ओके, एंड इट्स जस्ट लाइक अ ब्लूटूथ यू वेयरिंग है। ठीक है। अब ये वो जो मैग्नेट है, दिस इज द थिंग जहाँ से बाहर वाली आवाज़ अंदर वाले को सिग्नल दे रही है और आवाज़ दिमाग तक जा रही है। अच्छा। अब ये भी इट वाज नॉट वेरी इजी प्रोसेस। इस सारे प्रोसेस में भी बहुत सी चीज़ें शामिल थी। बट अगर ये चीज़ नहीं ये वेयर करते सपोज, तो दे विल नॉट लिसन एनीथिंग स्टिल अभी भी। और ये डिवाइस कितने की आ जाती है? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक कितनी? लाइक 10 lakhs एंड अबव। 10, ये इतनी सी डिवाइस 10 लाख रुपए की है? ऑलमोस्ट। इट्स वेरी ऑन द लेटेस्ट पोजीशन। अभी 20 की भी है, 15 की भी है, 16 की भी है, 10 की भी है। तो अगर ये टूट जाए, जैसे तो हमारा ब्लूटूथ में ऐसे ही हाँ, गिरते फिर रहते you हैं, have तो to buy आपको भी another पता है, one। बच्चा है वो भी। बिल्कुल, यू हैव टू बाय अनदर वन। तो अभी तक टूटी तो नहीं है ये? अभी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला एंड इमाम बोथ आर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने आज तक कभी अपनी डिवाइस को ना तोड़ा है ना गुम किया है। इसको चार्ज करना होता है, कुछ हाँ, होता है इसके अंदर सेल्स अंदर होते हैं, क्या होता है? बैटरीज होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती हैं, जिनकी लास्टिंग 12 आवर्स होती है कि 12 आवर्स के बाद आपको फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है। अगर आपने रिचार्जेबल बैटरीज नहीं यूज़ करनी तो दे आर ओनली द सिंपल बैटरीज जिसको आप सेल कहते हैं, वो यूज़ कर लें। वो लाइक 1 और 2 डेज यूज़ करके उसको फिर आप फेंक दें और नए सेल डालें, डिस्पोजेबल सेल्स अच्छा, डालें। अब ये एक आवाज़ एक ही कान में आ हाँ रही हाँ, है या? एक ही कान से आवाज़ आ रही है, दूसरे से नहीं आ रही है। अच्छा। क्योंकि सर्जरी एक ही कान में हुई एक है। ही कान में होती आप दोनों में भी करवा सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब बाहर के मुल्कों में तो सर्जरी फ्री है, तो अच्छा। दोनों कानों में भी हो जाती और है। बच्ची के साथ क्या हुआ फिर? ईमान की भी सेम स्टोरी है। अच्छा। और ईमान को भी इसी तरह हेयरिंग लॉस था और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस था, और ईमान की भी कॉकलियर हुआ, और बाय द टाइम कॉकलियर के बाद फिर वो जो स्पीच थेरेपी वाला सिलसिला है फिर वो शुरू हुआ। आपको मतलब दोनों बच्चों के साथ ही ये प्रॉब्लम इश्यूज जी, हुए हैं जी। और आपने बड़ा सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी। ने साथ दिया बहुत बड़ी ज़्यादा। बात है, बड़ी हिम्मत वाली अम्मी हैं आप। मैं तो आपको Thank सलाम you so करूंगी much। कि ऐसी माएँ होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, सीरियसली ऐसी माँ को सलाम। फिर हम फातिमा से बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे फ़ातिमा और फ़ातिमा की बेटी से। अब ये देखें, फ़ातिमा की जो बेटी है, परिवर्श नाम है इसका, मगर मैं इसको बुलाऊंगी तो वो नहीं सुने। परिवर्श, परिवर्श, परिवर्श। उसको रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, मगर इस तरह से आप बच्चों से बात कर सकते हैं। परिवर्श, परिवर्श, कितनी क्यूट है। तो ये इशारों की बात ऐसे थोड़ी सी एक्ट करना पड़ता है, मगर मैं आपको बताऊं ये ठीक हो सकती है, इसकी सारी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने पैसे रोके हुए हैं ऐसे बच्चों के। अगर कॉकलियर इम्प्लांट लग जाए तो फिर ये बच्चे भी सुन सकते हैं, जैसे सानिया के बच्चे सुन सकते हैं। आपको पता है माओ के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि कॉकलियर इम्प्लांट अगर लग जाएगा उनके बच्चों को तो वो उनकी हेयरिंग इश्यूज़ जो है वो ठीक हो जाएंगे। मेरे पास फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, क्या मसला आ रहा है? मुझे बताइए, इसका कॉकलियर इम्प्लांट क्यों नहीं लग पा रहा? इसका ना, ये जब छोटी सी ही थी तो हमें पता चल गया हुआ था कि ये इसके साथ भी यही मामला था, डेफ है। ये डॉक्टर्स के पास जब गए, देखा हमने इसके सिम्टम्स ऐसे थे, हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या मामला था क्या नहीं। बट हम डॉक्टर्स के पास, ENT के पास ही गए, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि इसका ना कान का हेयरिंग टेस्ट करवाइए। वहाँ पे हम गए, उधर से पता चला कि ये बिल्कुल डेफ है, तो उन्होंने हमें गाइड किया ये कॉकलियर की तरफ। बट ये था कि टू मच कॉस्ट, अब तो बहुत ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ गई हुई है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी जैसे सानिया ने बताया कि 10 लाख के भी, 20 वो लाख तो के अब भी, 25 वो लाख उनके 10 इयर्स बैक गई। और अब क्या है? अब हमारे अब तो और भी ज़्यादा 20 कितना? to 20, ये 30 की लैख के अंदर अंदर हो रहा है सब कुछ। एक
हाँ जी बिल्कुल इस तरह। और ये जो सर्जरी है उसकी कॉस्ट अलग है? वो बीच में इंक्लूड करके तो फिर सब कुछ ऐड करके मतलब तो फिर 30 लाख का तकरीबन खर्चा है। हाँ जी। तो इतनी गवर्नमेंट ज़्यादा पहले cost दे आ रही थी गई। बच्चों को ये सारी चीज़ें? एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना, हमें पता चला डॉक्टर्स ने ही गाइड किया कि डीएम बैतुल माल में आप जाएं, वहाँ पे भी अगर आप पेफुल नहीं हो सकते, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करवाएं, सब कुछ करें। तो हम गए वहाँ पे, लाहौर के भी है वो बैतुल माल में, बट उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इसका सेक्टर नहीं, आप इस्लामाबाद से कांटेक्ट करें। हम इस्लामाबाद से ऑनलाइन कांटेक्ट करते रहे। पहले तो ये था कि कोई फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं होता था। ये अभी भी अगर आप उधर आप कॉल करें, बैक कॉल करें, तो कोई आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ना हमने फिर वहाँ पे बात की। हाँ। तो वो फिर उन्होंने उठाया, तो वो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल तो हो गई है, बट ये है कि आप इस्लामाबाद का सर्वे करें। अच्छा। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ पे भी गए, आगे तो उनकी सीट पे कोई था ही नहीं जो इस चीज़ को हैंडल करता है सब कुछ। फिर उधर से हमें गाइडलाइंस की गई कि नहीं, कि अभी तो आपकी बच्ची की एज छोटी है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और 5 साल तक की तो लग सकता है, यही तो 5 साल तक की यही तो कह फिर रहे हैं कि बच्ची होगा। छोटी कह के ये बात क्यों कह दी? बात डाल दी उन्होंने, तो वो अब तक देखे ये बात भी हुए हमें 7 से 8 माह हो गए हैं। हाँ। तो अब तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, पहले बंद किए हुए थे, अब उन्होंने स्टार्ट कर दी है। बट ये है कि बीच में बजट होने के वजह से ना ये सारे मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि जिस तरीके से भी आप लोगों ने अपने सारे बजट बंद किए हुए हैं, इस तरीके से बहुत से बच्चे हैं जिनकी एक टाइम लिमिट है, एज लिमिट है, ठीक है। अपने हेलीकॉप्टरों का अगर आप थोड़ा सा बजट कम कर लें, अपनी ये जो प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं ना, उसके अगर आप ये बजट कम कर लें, तो ऐसे जो बच्चे हैं बहुत सारे वो ठीक हो सकते हैं। इनकी जो ज़िंदगी है वो किसी महरूमियों का शिकार नहीं रहेंगे। सिर्फ आपने अपने थोड़े से एक्सपेंसेस कम करने हैं और ऐसे बच्चे जो है ना वो सफ़र नहीं करेंगे। मेरी अपील है वज़ीर आज़म साहब से, मरीम नवाज़ से, कि प्लीज़ ऐसे बच्चों का ज़रा बड़ा ख्याल रखें। शुक्रिया। इन बच्चों के लिए अपील तो की है, अब आप लोग अगर एक्शन लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन बच्चों की जो लाइफ है आगे वो ठीक हो सकती है, क्योंकि इनके पास 5 साल की उम्र तक का टाइम है। इसलिए अपील जो है इसको सुनवाई कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। फातिमा मुझे बताइए, आपकी एक और बेटी भी है? हाँ जी। और भी बच्चे आपके? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे आपके? हाँ जी बिल्कुल। इससे बड़े हैं। जो सबसे बड़ी है उसका ये इशू था, डेथ थी। अच्छा। बीच में दोनों नॉर्मल हुए, बेटी और बेटा। ठीक है। वो नॉर्मल थे। तो हमें वो कितने साल के जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी? अभी क्या एज है उनकी? उनकी एज एक की है 7 इयर्स और एक की है 6 इयर्स। अच्छा, वो ठीक है? हाँ जी, वो दोनों नॉर्मल भी हैं। अच्छा, और वो जो बड़ी वाली हैं जिनको प्रॉब्लम हुई थी, उनकी ट्रीटमेंट उनका लग गया? हाँ जी, उनका लग गया हुआ है। अच्छा। बट ये है कि उसको स्पीच का थोड़ा सा इशू चल रहा है। वो ये है कि वो स्पीच डिले हो रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? उसके लिए भी बस ये हमें भी ना मसला थोड़ी। होता है? हाँ जी बिल्कुल। वो ये है कि स्पीच कंटिन्यू करनी पड़ती है, बस हमें स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना वो गाइडलाइन नहीं ठीक दी गई। अच्छा। जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत ज़्यादा। जिस तरह ये दोनों बच्चे नॉर्मल चल रहे हैं, वो इस तरह नहीं। अभी वो वर्डिंग पे है, वो भी मैंने खुद स्ट्रगल किया उस पर। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उस पर स्ट्रगल किया है। मैंने भी आगे से ये कोर्सेज स्टार्ट किया है, बट मुझे अभी कोर्सेज किए थोड़ी देर ही मगर देखें अब्दुल्ला का तो बिल्कुल ठीक है। व्हाट्सअप अब्दुल्ला? सी आपका भी बिल्कुल ठीक है ना? जी लगा शुक्र। जी जी। ऑलराइट। बट वो इस आज छुट्टी है स्कूल की, है ना? ये देखें एवरीथिंग, हाँ जी, इनकी तो बिल्कुल। टाइमिंग, चीज़ें, जवाब, अटेंशन, एवरीथिंग। तो इसका मतलब आपको भी ये थेरेपी करनी पड़ेगी। मैं कर रही हूँ, मैं हाँ, उसके कोर्स अंदर करना अब मैं पड़ेगा। इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। इन्वॉल्व हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जो बड़ी वाली बेटी थी आपकी, उसका इलाज कहाँ से हुआ था वो भी बताएं ज़रा, और कितने टाइम पहले हुआ था? उस वक्त क्या खर्चे थे, कैसे पता चला, अवेयरनेस कैसे हुई? वो उसको 3.5 साल की थी, उसका करवा लिया था हमने। अच्छा। उधर तब तो हमने स्ट्रगल करके करवा लिया था। उसका 17 लाख में हुआ था। अच्छा। तो हमने कितने साल पहले? काफ़ी कितने साल पहले? 10 इयर्स पहले। 10 साल पहले? हाँ जी, वो खुद 10 साल करवाया पहले था? हाँ जी, वो करवा लिया था। बट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मामला तो हो गए हैं। हाँ। जिस वजह से हम करवा नहीं सकते। तो बैतुल माल वाले हमें बहुत ज़्यादा वो बार बार कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम कह रहे हैं कि चलो हमारी बच्ची का भी हो जाए, उसकी एज गुजरती जा रही है। फिर इस तरह नेक्स्ट और भी बच्चों के में काफ़ी मामला हैं, जिस वजह से इन्होंने अपना बजट रोका हुआ है।
मामला चल रहे हैं आगे से बहुत ज़्यादा मुश्किल, और ये तो बच्चे मजदूरी से बच जितनी जाए। जल्दी, जितनी छोटी एज में हो जाए उतना सही है। देखें ना, हाँ जी, सानिया का तो डॉक्टर्स काफी यही बहुत कहते हैं कि जल्दी जल्दी एज एज में हो जाना चाहिए। हाँ, वो कह रही है ना कि ब्रेन के पीछे एक जगह ड्रिल होती हाँ जी, है। बिल्कुल, It's all same like इसी it's a तरह ही है painful उसका भी procedure, काम। no doubt। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला सब बच्चों को जो है ना अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और जिन जिन बच्चों के साथ अगर इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे। और मैं बताऊँ, यहाँ तो अभी हमने 3 बच्चे बुलाए ना, वो तो कितने ऐसे बच्चे हैं। हम कितने टैक्स देते हैं सुबह शाम, हमारे टैक्स ही निकल रहे होते हैं हर चीज़ पे। कुछ खाने जाएँ टैक्स, कुछ ख़रीदने जाएँ टैक्स, कुछ पहनने जाएँ टैक्स, हर चीज़ पे तो टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी चलाओ टैक्स, पेट्रोल यूज़ करो टैक्स। तो टैक्स अपने ऊपर कम कर लेना थोड़ी आप लोग अपनी अय्याशी में ना लगाएं। ऐसे बच्चों की हेल्प हो जाएगी ना, इनकी देखें ज़िंदगी बेहतर बन सकती है आप लोग के थोड़े से पैसों से। कितने माओ के दिलों से देखें दुआ निकलेगी ना, बच्चा खुश रहेगा। माँ जब अपने बच्चे को देखेगी, बात करेगी या जिस भी बात का इजहार करेगी, सुनेगा, रिस्पॉन्स कर सकेगा, दुनिया में खड़ा हो सकेगा, तालीम हासिल कर सकेगा। क्या पता ये बच्चा कोई भी पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दे। तो ये आपके बच्चे हैं, गवर्नमेंट के बच्चे हैं, और गवर्नमेंट एक माँ की तरह होती है, ये याद रखिएगा। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए। इनके जो फंड्स रोके हुए हैं बैतुल माल ने, जो बिल्कुल स्टॉप कर दिए हैं, उनको रिलीज़ कर दें खुदा के लिए। बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका साथ दीजिए। ये गवर्नमेंट से स्पेशल अपील है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।